हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निर्देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाई फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं और वो आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर वर्चुअली 6 के स्टूडेंट हैं और वर्तमान में हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से भी संबद्ध हैं और वहाँ के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से हमने चिकित्सा शिक्षा लिया है, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा दोनों ग्रहण किया है और उसको हम उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलते हुए आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ये विधा कम खर्चीली है, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। तो संस्थान का जो मूल उद्देश्य है, मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। हम इसका पालन करने के लिए कृत संकल्प हैं और आप भी साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके माध्यम से ये विधा आगे जन जन कल्याण का हिस्सा बनेगी। तो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अधिक समय नहीं लेंगे हम लोग। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत भी है, वो आज की फैकल्टी हैं। और आज का चैप्टर जो है फूड न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारा बीएचपी का सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 5 है। तो मैं पूर्वा जी को शेयर कर, मतलब इसमें उनका शेयर कर दे रहा हूँ पीडीएफ, और आगे क्लास वो लेना शुरू करें। पूर्वा जी स्टार्ट करूं? यस। फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड तो सबको पता ही है, फूड मींस खाना। न्यूट्रिएंट्स मींस जो खाने के महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो ये सब खाने के अपना जो खाने का जो उसको जरूरी एनर्जी है वो लेता है, उससे माँ के गर्भ से, माँ से लेता रहता है। जैसे ही वो पैदा होता है उसको ये संसारिक खानों से लेनी होती है, तो वो संसारिक खानों में लेने की अपना खाना लेता है। वो खाना उसको चाहिए एनर्जी के लिए, वो एनर्जी उसको चाहिए होती है। हमको पता है हम लोग को एनर्जी खाना क्यों खाना है, क्योंकि उससे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी किस लिए लगती है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और जो भी हमारे जरूरी काम है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारी बॉडी का काम है, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती है हमको खाने से, और इसलिए खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से लेके बुढ़ापे तक, जब तक हम जाते हैं तब तक हमको खाना, कहते हैं ना, अन्न के बिना जीवन नहीं, बस वही चीज होती है। और खाने का मेन खाने न्यूट्रिएंट, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। खाने में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होते हैं और एक प्रॉक्सिमल फूड होता है और एक प्रोटेक्टिव फूड होता है। प्रॉक्सिमल फूड वो होता है जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में जरूरी है। प्रोटेक्टिव फूड होता है जो हमको थोड़ा सा चाहिए, लेकिन चाहिए दोनों, मात्रा चाहिए दोनों, लेकिन दोनों की मात्रा में फर्क है। प्रॉक्सिमल फूड वो होता है जो हमको एनर्जी देता है। प्रोटेक्टिव, जैसे प्रोटेक्टिव का नाम है, प्रोटेक्टिव फूड वो होता है जिससे हमको प्रोडक्शन या इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी, जनरली वो होता है। और प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। और प्रॉक्सिमल फूड में आता है प्रोटीन, फैट, ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं, हम एक एक करके प्रॉक्सिमल फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉक्सिमल फूड में सबसे पहले होता है प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट होता है अमीनो एसिड। अपन लोग जो खाना हम खाते हैं वो प्रोटीन होता है, लेकिन हमारा शरीर प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसका जो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड होता है, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। फिर हम वो अमीनो एसिड को स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर को देती है, और उसके साथ और बाकी जगह देती है, ब्लड के थ्रू सब जगह हमारा ये प्रोटीन जाता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का यूज क्यों चाहिए हमारे शरीर को। प्रोटीन हमको चाहिए सेल बनने के लिए। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के में प्रोटीन हेल्प करता है। फिर उसके बाद जब वो बढ़ जाता है तो हमारी रिपेयर्स, जो सेल कभी डैमेज हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उसके लिए हमको प्रोटीन चाहिए। माँ के गर्भ में छोटा बच्चा पैदा हो रहा था, उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए होता है। और हमारी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, और इक्वल प्रोटीन चाहिए होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी। कुछ हद तक प्रोटीन की जरूरत होती है, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमको 4.3 कैलोरीज वो एनर्जी मिलती है। अब एक और चीज होती है कि प्रोटीन मिले कहाँ से। जनरली कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस में प्रोटीन ज्यादा होता है, बट अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो दालों में प्रोटीन अच्छा होता है। और अगर हम दूध में भी प्रोटीन होता है, लेकिन दूध में क्या होता है, पानी की कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होती है।
अगर हम उस पानी को अवॉइड करें तो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और नॉन वेज में तो अंडा वंडा सब जगह प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, और हमको प्रोटीन थोड़ा ही चाहिए होता है। अगर जनरली मैंने आपको प्रोटीन का काम बताया, बट अगर सपोज करो हमारे पास शरीर में कभी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, जनरली हमको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट की कभी कमी हो जाती है और फैट भी किसी कारण थोड़ा कम होता है, तो सेल प्रोटीन से भी एनर्जी गेन कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जैसी चीज को वेस्ट करने के बराबर ही हो गया, क्योंकि प्रोटीन का बहुत और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो बेटर है कि हम जो एनर्जी का काम है कार्बोहाइड्रेट है उसी पे डालें, प्रोटीन पे नहीं डालें। तो ये हुआ। और प्रोटीन में 10 तरीके के बाकी प्रोटीन जो होते हैं वो अपने आप, प्रोटीन में वैरायटी होती है, प्रोटीन अपने आप को चेंज कर लेता है। कुछ 10 तरीके के प्रोटीन है जो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो एज इट इज ही हमको लेने होते हैं। उसके नाम इसमें लिखे हम लोग वो चेक कर सकते हैं, ठीक। और हमको अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन होता है 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन। मतलब अगर मैं 70 किलो की, मैं 60 की हूँ, 60 किलो के, तो मुझे 6 से 7 ग्राम प्रोटीन डेली लेना होगा अंदाजन। अब हम बात करें फैट्स की। अब प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम आई डोंट थिंक किसी को होगी। हो गया प्रोटीन। फैट की बात करते हैं। फैट का फैट का मतलब होता है, फैट होता है, पेंसिल नीचे गिर गई। अल्कोहल और एल्कलाइन। जब अल्कोहल एल्कलाइन होता है और एसिड जब मिलते हैं तो कुछ एक आयन प्रोड्यूस होता है, पानी निकलता है। जो आयन्स होते हैं उनको हम फैट बोलते हैं। वो फैट 2 तरीके होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो होता है जैसे घी होता है, घी को जनरली घी बटर सैचुरेटेड हुआ क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हुआ ऑयल वगैरह जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो 2 बॉन्ड होते हैं तो वो लिक्विड रहता है, वो रूम टेम्प। हमने तेल देखा ही है, तेल और घी में हमको फर्क पता है, घी ठस जाता है और तेल नहीं ठसता है। तो वो जो नहीं ठसता वो सैचुरेटेड है, और जो ठस जाता है वो सैचुरेटेड है, जो नहीं ठसता है वो अनसैचुरेटेड है। और फैट भी हमको, फैट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फैटी एसिड। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, फैट का फैटी एसिड होता है, जिस तरीके से हम फैट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फैट शरीर में जाने के बाद 2 जगह जाता है, एक सेल की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में और एक स्टोर होता है। सेल की मेम्ब्रेन में जो फैट चला जाता है वो वापस हमको एनर्जी देने के लिए यूज नहीं आ सकता है, वो चला गया, वो वहीं पे रहेगा। और जो स्टोर्ड फैट होता है वो हमको दोबारा एनर्जी देने के लिए काम में आता है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट, कभी हम व्रत किए, कुछ किए, या स्टार्वेशन हो गए किसी कारण से, तो वो फैट, जनरली हम डाइटिंग करते तो हमारे फैट को ही बर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फैट ही हम यूज करने लगते हैं अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए, एनर्जी के काम के लिए। और वो फैट हमारे यहाँ शरीर में 5 जगह पे स्टोर होता है। सबसे ज्यादा होता है सबसिक्वेंशियल टिश्यूज, ये जो स्किन के नीचे टिश्यू होता है, सबसे ज्यादा फैट 50% वहां पे एब्जॉर्ब होता है। और दूसरा होता है पेरिनियल टिश्यूज। ये टिश्यूज होते हैं किडनी के आसपास, किडनी की लेयरिंग के ऊपर होते हैं, ये होते हैं, इसमें 15% होता है। मेंसेंट्री होती है, एक पंखी जैसी कुछ होती है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और उन सबको सपोर्ट देती है। वो पंखे जैसी होती है, जैसे जैसे हमारा फैट एक्यूमुलेट होगा वो थोड़ी फैल जाएगी, और जैसे हमें कम होगा तो वो कम हो जाती है। उधर होता है ऑन्टम भी सेम, जैसे पीछे ये है आगे ऑन्टम है, वो भी वही पंखे जैसी होती है। जैसे ही फैट एक्यूमुलेट होता है वो बढ़ती जाती है, टमी आ जाती है किसी की, वो इसी कारण से होती है क्योंकि वहां फैट ज्यादा बढ़ जाता है। और होता है इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज में फैट होता है। सबसे जल्दी हमारे जो फैट अगर कमी होती है, सबसे जल्दी हम ये 50% जो होता है इसको यूज करते हैं, बाकी को हम धीरे धीरे यूज करते हैं फैट को, क्योंकि सबसे ज्यादा भी वही पे है। अब हम देखते हैं फैट का फंक्शन क्या है। ये देखिए, ये रहा, इसमें दिया हुआ है वो मेंसेंट्री और वो दोनों का इसमें फोटो ये दी हुई है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फैट क्या होता है, फैट चाहिए क्यों, फैट खाते क्यों। बेसिकली एनर्जी के लिए तो हम फैट नहीं खाते हैं, एनर्जी तो हमारा सेकेंडरी पर्पज होता है। फैट का काम होता है, फैट है ना, एक स्टोर, एनर्जी तो स्टोर है ही, लेकिन फैट का सबसे बड़ा काम होता है एक तो अपनी अपने खाने का टेस्ट देती है, फैट से हमारा खाने में टेस्ट आता है। दूसरा होता है कि अगर सपोज कर आप व्रत करो तो आपको गैसेस नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट खत्म है शरीर में, तो उस टाइम पे हमारी को तकलीफ नहीं हो, तो उसके लिए यूज होता है। और इस कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो फैट अब्जॉर्बेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो उनको डिजोल्व करने के लिए हमको फैट चाहिए होता है।
और विटामिन के, जैसे विटामिन के है, ये सब है, ये फैट में ही एब्जॉर्ब होते हैं, ये पानी में एब्जॉर्ब नहीं होते, इन सब के लिए चाहिए। ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्योंकि कुछ सेल का फॉर्मेशन में, जैसे मैंने दिखाया, स्ट्रक्चर लिपिड्स जो होते हैं वो मतलब वो सेल की फॉर्मेशन में चाहिए, वो चाहिए, वो एनर्जी नहीं दे रहे, वो हमारे को स्ट्रक्चर बनाने में चाहिए, तो उस जगह चाहिए होता है। तो ये 4-5 यूजेस है फैट के। अब फैट भी होते दो, इसमें से है ना, ये 3 जो है ये बॉडी बना नहीं सकती है, ये लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और एरिक्लोनिक एसिड जो है, ये 3 एसिड्स को हमको बाकी भी, ये जैसे प्रोटीन अपना फॉर्म चेंज करके एक दूसरे में बदल जाता है, वैसे फैट भी होता है, बट ये 3 फैट हमको एज इट इज ही लेने पड़ते हैं। ये वेजिटेरियन फूड में मिल जाता है, इसको हमको वापस बाहर से ही मतलब सिंथेसाइज नहीं हो सकता बॉडी में। अब है फैट के 2 तरीके होते हैं, विजिबल फैट और अनविजिबल फैट। विजिबल फैट हम लोग सब जानते हैं, घी, तेल, ऑयल में होता है, फैट खाने घी में होता है, इन सब में होता है। एनिमल फैट में विटामिन ए और डी ज्यादा होता है, और उसमें अनसेचुरेटेड फैट हुआ, उसमें विटामिन ए और डी एब्सेंट होती है। सैचुरेटेड मतलब एनिमल फैट हुआ ना, घी तेल में, तो विटामिन ए और डी ज्यादा होता है। और जो तेल होता है, जो वेजिटेबल से बनता है, तेल हमेशा, तेल कभी भी इंसान उससे नहीं बनता, जनरली तेल बनता है सीड से, तो वो वेजिटेबल से बनता है। वो जो होता है उसमें विटामिन कम होता है, विटामिन ई ज्यादा होता है। तो लेकिन अपन शरीर को कुछ अमाउंट में सब चाहिए। इनविजिबल फैट होता है वो थोड़ा बहुत हमारी दालों में, मतलब पल्सेस में जो हम खाते हैं, नट्स और सीड्स में, इन सब में होता है। वो क्वांटिटी कम होती है क्योंकि उसमें और भी चीजें होती है, सीड्स में बाकी चीजें भी हो जाती है, तो फैट का इट्सेल्फ कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन बनता तो अल्टीमेटली उसी से ही है। ये देखिए, ऑयल सीड्स से ही बनता है, लेकिन ऑयल सीड्स में फाइबर भी ज्यादा हो जाता है, तो फैट की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। सब आगे चलो, कोलेस्ट्रॉल पे चले। यस। कोलेस्ट्रॉल में होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये एक तरीके का फैटी होता है, लेकिन इसका होता है मोनोहाइड्रेट सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब इसमें एक जो बॉन्ड, एक केमिस्ट्री में हमने बहुत पहले पढ़ा था, कुछ बॉन्डिंग बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड खाली रहता है। वो बॉन्ड क्या करता है, वो एक मिक्स फैटी एसिड से मिक्स होके वो एक वैक्स बनाता है। वैक्स, मोम हम जानते हैं, मोम का क्या सिस्टम होता है, मोम कड़क होती है थोड़ी, वो मोम बना देता है, और वो मोम बनने के कारण वो हमारे शरीर में, हमारी आर्टरीज में चिपकने लगती धीरे धीरे। ये उसका सबसे बड़ा, कोलेस्ट्रॉल का सबसे ड्रॉबैक ये है कि हमने देखा था कि आर्टरीज वो एरोरियल इलास्टिक एरोरियल टिश्यूज से बनी हुई है, मतलब वो स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन जब वो मोम उस पर चिपकने लगती है तो धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देती है, तो हमारे वो जमावट आ जाती है उधर, तो वो हमको आगे जाके वो अटैक्स वगैरह जो होते हैं, मायोकार्डियो अटैक, अगर वो उसके कारण से होते हैं। और हमारा ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बनता है। और ये जनरली क्या होता है, हमारी शरीर में खुद के में इतनी कैपेसिटी, हम कोलेस्ट्रॉल नहीं भी खाए किसी कारण से, तो हमारा शरीर इसको खुद बना लेता है। तो हमको कोलेस्ट्रॉल के लिए फैट खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर को पता है कैसे बनाना है, वो हमारे मैकेनिज्म हमारे अंदर ही है, और हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, 150 से 240 mg ही चाहिए, तो वो हम अपना शरीर खुद बना लेता है। लेकिन हमको वो चाहिए, ये नहीं है कि वो एकदम खराब है, कोई कामों के लिए हमको वो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए होता है शरीर को। वो ये है कि टेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए, और सेल मेम्ब्रेन तो सबसे जरूरी, सेल मेम्ब्रेन के बिना ग्रोथ ही कैसे होगी, तो सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए। और बाइल जूस फैट के लिए भी जरूरी है, फैट को भी बाइल जूस ही है, बाइल जूस जो बनता है वो फैट से बनता है, और फैट नहीं, बाइल जूस फैट को एब्जॉर्ब करता है, और ये बाइल जूस बनता है कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि ये ऑयल एब्जॉर्बेंट है, तो ऑयल ही ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। हमने देखा है घी में ही घी मिलता है, पानी में घी मिलता ही नहीं है। इन द सेम वे वो बाइल जूस फैट से बनता है, और फैट ही उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंथेसाइज ऑफ सेक्स हार्मोन्स बनता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन हमारी किडनी के ऊपर एक कैप जैसी होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके ये देखिए, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का एक फोटो दिख रहा है इसमें,
ये किडनी के बारे कैप जैसी बनी होती है। ये है ना हार्मोन, हमको बहुत कुछ ऐसे हार्मोन्स को जनरेट करती है कि हमको डिसीजन लेने में बहुत बार ये हार्मोन यूज आता है। तो इसलिए ये हार्मोन जरूरी है, और ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से, इसलिए हमको कोलेस्ट्रॉल इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। और ये विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, कुछ भी चीज अगर ब्लड में जा रही है तो ब्लड की विस्कोसिटी तो बढ़ा ही रहा है इसीलिए। लेकिन वही मैंने आपको बताया डिसएडवांटेजेस, क्योंकि वो जम जाता है तो इसलिए उसका क्या होता है, उसके कारण से हमको मायोकार्डिक इंफेक्शन, साइलेंट थ्रोम्बोसिस, क्योंकि वो जम जाता है, जम के कभी कभी दिमाग में कहीं चला जाए, ये सब उसके प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको पता है ये क्या होता है, जो हमको खाने को एनर्जी हमको जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और लीवर में ग्लाइकोजन के जैसे, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो लीवर में ग्लाइकोजन के जैसे सेव हो जाता है, वो हमको बाद में यूज होता है। और हम ये कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। और तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ एक हाइड्रोजन जैसा एक होता है, नहीं वाटर का होता है H2O। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, और ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और हमको एनर्जी इजीली दे सकता है। तो हमारे सेल को अगर एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, जो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अगर हम फैट से भी ले रहे हैं तो वो पहले ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होएगा, अगर हम प्रोटीन में भी से भी ले रहे हैं तो भी वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होएगा। सेल अगर एब्जॉर्ब करता है तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, वो बाकी फैट और फैटी एसिड और उनको एनर्जी के लिए यूज नहीं करना चाहता, वो उसको ग्लूकोज को ही एनर्जी के लिए यूज करना आता है। तो वो और वो हमारा यहाँ पे ये बोन्स में अगर हमारे एक्स्ट्रा होता है तो बोन मसल्स में सेव होता है, लीवर में होता है, ईएफसी में और ब्लड में, इन सब में हमारे पास अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो सेव हो जाता है। और अगर ये सब का कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो ग्लूकोज हमारी यूरिन में, किडनी उसको बाहर निकालने लगती है। और ग्लूकोज का हमको पता, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमको पता है कि ये हमारे अनाज में होता है, और बेसिकली अनाज में होता ही है। जो भी हम दाल चावल में कम होता है, गेहूं में और बाजरा, इन सब में अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब एक और चीज होती है, हमको एक और चीज चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट के साथ हम लोग थोड़ा फाइबर भी खाते हैं। वो फाइबर का पर्पस क्या होता है, वो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। और वो हमने देखा था एक ये ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला प्रोसेस होता है। दो तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का प्रोसेसिंग होता है, एक तो मूवमेंट होता है और एक इसको बोलते हैं ना पेरिस्टेशियल मूवमेंट, जो होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे दबता रहता है फूड, उसको उस स्पेस को बढ़ने के लिए ये हमारे फाइबर यूज आता है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती है खाने में जो हमारे खाने के एब्जॉर्प्शन को रोकती भी है, जैसे ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होता है, ये व्हाइट एग में होता है, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। पाइथायराइड जो होती है उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारे आयरन, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्रेजेंट होती है, और वो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन को रोक लेती है। टेटिनिन और ये कुछ है, ये चीजें हमको खाने का, हमारे खाने के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। मतलब ये कहते हैं ना, कुछ चीजें किसी चीज के साथ नहीं खानी चाहिए, हर चीज के साथ नहीं खा सकते। ये चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो दूसरी चीजों का एब्जॉर्प्शन को, हमारे उस दूसरे खाने के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने से रोक देती है हमारे खाने में। सर लिपिड वाला एक बार निकालेंगे, मेरी बुक में लिपिड के बारे में डिटेल नहीं थी। नहीं, ऊपर होगा, पीछे फैट के बाद आया होगा, पीछे ले जा रहे हैं। नहीं आगे होगा। फंक्शन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल,
इसके बाद होगा, इसके बाद था लिपिड्स। लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं ना, हम्म। लिपिड्स भी है ना एक तरीके के, शायद मेरे कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सर ये मेरे को लिखा हुआ नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। लिपिड्स कोई वही सब वो फैट की ही श्रेणी में है, फैट हाँ की श्रेणी में है ये, और उसका रोल भी वही है। लिपिड्स और फैट्स दोनों मिलकर के, देखिए बहुत आवश्यक है कि लिपिड्स और फैट्स जो इसमें बताया गया, नॉर्मली हम लोगों का धारणा ये है कि हम लोगों को तेल कम खाना चाहिए, घी कम खाना चाहिए, मतलब फैट का ही कम खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मात्रा, जिस मात्रा में कहा गया है उस मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इनका जो विटामिन अभी बताया मैडम ने, तो विटामिन बहुत से ऐसे हैं जो केवल लिपिड में ही घुलनशील है, यानी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, लिपिड्स की आवश्यकता है, लिपिड्स की, फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की आवश्यकता। ऐसा नहीं कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, लेकिन उनका उपयोगिता जो है 1%, हम लोग साम्य की बात करते हैं ना कि 1% से ऊपर होगा तो नुकसानदेह होगा। लिपिड्स की आवश्यकता कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन की जो आपकी स्टिमुलेशन होता है, जो एक संवेदना एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वहां पर हम लोग दो सेल की बात करते हैं, दो सेल होते हैं, समझ लीजिए कि एक सेल आया और दूसरे सेल ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इस एक्सेप्टेंस के बीच में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के लिए लिपिड जिम्मेदार होते हैं, लिपिड्स और फैट्स। अगर ये नहीं हुआ, यानी ब्रेन का फंक्शनिंग आपका डिस्टर्ब होगा। मतलब आप देखिए आगे चल के, और सब तो है ही है कि शरीर के निर्माण में हर जगह जहां सेल मेम्ब्रेन बनना है वहां जरूरत है उसकी, अब वो अगर नहीं होगा तो सेल का ग्रोथ कैसे होगी, सेल बन ही नहीं पाएगी, बाहर की मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको इनको यूज नहीं करना चाहिए, इनका जो रीजनेबल यूज है करना चाहिए। विटामिन हम लोग ए बी सी डी ई और के जानते हैं, इनमें केवल विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, शेष ए डी, ए को हम लोग बोलते हैं कि ए हमारा कहाँ यूज होता है, एक आंखों के लिए यूज होता है। विटामिन बी वो डी डी हम लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में है, अगर विटामिन डी कमी हुई तो हमारी हड्डी कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यानी अगर आप विटामिन डी, कैल्शियम दूध पिए भी तो उसके लिए विटामिन डी और दूध दोनों आवश्यक होंगे, या इस तरह की कैल्शियम आवश्यकता होगी तभी विटामिन डी हड्डी में जा पाएगा। तो यानी ये दूसरे के हमारे भोजन का जो है, आगे बैलेंस डाइट की बात हमेशा की गई है कि हमारे बैलेंस डाइट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 ग्राम आपका एक प्रोटीन 1 ग्राम है पर केजी के, पर वेट के लिए, पर किलोग्राम के लिए, इस परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 50% वही हम लोग मानते हैं वो होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों का प्रोटीन 15% के आसपास, 25% से ऊपर हमारा जो है ये फैट होना चाहिए। और उसके अलावा जो हम लोग मानते हैं कि विटामिन, प्रोटीन्स, इन सब की, वो विटामिन मिनरल्स, इनकी भी आवश्यकता हमारी होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो ये बहुत सी चीजों के लिए ये एक माहौल बनाते हैं। अगर वो माहौल नहीं बना, जैसे विटामिन के, वो जो हमारे कुछ पोटेशियम, सोडियम वगैरह मिनरल्स हैं, तो सोडियम जो है ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर अधिक होता है सोडियम, और सेल वो पोटेशियम, और सेल के बाहर सोडियम होता है। ये एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से बहुत से फंक्शंस होते हैं। अगर ये विटामिन, वो सॉरी पोटेशियम और सोडियम का कॉम्बिनेशन सही न हो तो आगे चल के नर्व आपकी फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए जो लोग नमक, जैसे नमक कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि खाना नहीं चाहिए, बैलेंस खाना चाहिए। अगर वो खाएंगे नहीं तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग होगी, और आप जानते हैं कि ब्रेन ही मेन जिम्मेदार है सब फंक्शंस के लिए। तो इसलिए आगे बैलेंस डाइट के मैडम है क्या वो कोई चार्ट वगैरह आपके पास, वो लास्ट में किताब में वो खोल दो क्या उसको, बैलेंस डाइट का? मेरे पास होगा, शेयरिंग में होगा। सर आप खोलिए, जितने मैं बताती हूँ कि एक और चीज होती है, कोलेस्ट्रॉल में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल हाई, एचडीएल और एलडीएल। आपका खोलना है वो कि ये दूसरा खोलूं मैं? सर मेरे को आता नहीं था, मैं ट्राई करती हूँ।
नहीं शेयर इसमें करना है, मुझे करना है कि नहीं? शेयरिंग हो रही कि नहीं? मेरे को तो हाथ ही नहीं हो रही, शेयरिंग नहीं हो रही। अभी मैं कर रहा हूँ। अब हो रही है? हाँ सर, हो तो रही, कुछ तो हो रहा है। नहीं हो रहा? बड़े वाले में नहीं आ रहा, बड़े वाले में इसका आ गया। शेयरिंग तो हो रही है। कहाँ है इनका नाम? कहाँ है? एकदम भी चाहते नहीं। सर ऐसे इसमें लिखा हुआ है पीछे पीछे, वो मैं बता सकते हैं इसमें हाँ लास्ट वो में। उसी को बताना, वही बताना। वो प्रोटीन शुड बी 1 kg 1 ग्राम पर केजी होता है। हाँ वही बैलेंस वाला। कार्बोहाइड्रेट 50% होना चाहिए ऑफ हमारा फूड, और फैट मस्ट बी 35%। 35% से ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। फूड का जो कंसिस्टेंसी है उसमें 15% प्रोटीन को मिलता है, 50 कार्बोहाइड्रेट को, 35 फैट को, और थोड़ा बहुत 1 to 2% होता है विटामिन एंड मिनरल्स को। ये हमारा फूड का पूरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसके सर लास्ट, एकदम लास्ट के पेज पे है। मेरे यहाँ 51 नंबर पेज है, इसके आगे ये रहा सर, इसी में है सर, ये रहा। एक तो ये कैलोरी वाला जो है नोट करा दीजिए। हाँ सर, वो बता रही थी मैं। हाँ स्टार्च प्रोटीन कितना है ये। इससे एक और चीज थी, इसमें पहले वो बताना था सर, वो एलडीएल और एचडीएल जो होता है, एलडीएल अच्छा हाई गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो एचडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो जैसे हमने पहले ब्लड में देखा था ना, वो जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, उनको फिर धक्का देना पड़ता है। ऐसे ही एचडीएल जो होता है ना, वो ज्यादा काम कुछ करता नहीं है, थोड़ा आलसी टाइप का होता है, वो बैठ जाता है। और एलडीएल जो होता है बेसिकली वही जो होता है, वो मिनरल्स एंड विटामिन वगैरह सबको कैरी करने का काम एलडीएल करता है, और एचडीएल को भी कैरी करना पड़ता है। इसलिए एचडीएल की क्वांटिटी कभी बढ़नी नहीं चाहिए। एलडीएल फिर भी थोड़ा सा गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और एचडीएल को हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, बिकॉज वो सेटल डाउन हो जाता है और वो मूवमेंट, बाकी चीजों के मूवमेंट को भी रोकता है, तो ब्लड वो कैपिलरीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो चीज है। अब हम बात करते हैं, और ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज हमको जो ग्लूकोज की भी एनर्जी का लेवल। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो होता है हमको कैलोरीज क्या होती है। कैलोरी होती है 1 ग्राम ऑफ, अगर हम वाटर बर्न करते, बॉईल करते हैं, तो हमारा उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमारे को एनर्जी चाहिए उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। और हर फूड में अलग, प्रोटीन की कैलोरीज अलग है, फैट की कैलोरीज अलग है, और कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली स्टार्च बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरीज क्रिएट करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 5.3 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस करता है, और 1 ग्राम ऑफ फैट 9.3 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए फैट का कम होना भी ठीक है, क्योंकि वो फैट की कैलोरीज भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और फैट हमारी बॉडी में 70 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। उससे उसको खुद को भी चेंज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसको, नहीं तो वो खुद भी बर्न नहीं होता है। तो ये है। और ये देखा हुआ इसमें प्रोटीन का हमको 35%, 15% होना चाहिए हमारे खाने का। अगर हम सर्कल बनाए 100% ले,
तो 15 तक का प्रोटीन को, 50% कार्बोहाइड्रेट्स को और 35% हम फैट को देते हैं, बिकॉज फैट इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को फैट बनाता है, तो उसकी भी हमको जरूरत है, और कुछ कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको फैट चाहिए, नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और अब एक और चीज होती है कि हर इंसान को सेम क्वांटिटी की कैलोरीज नहीं चाहिए होती है, जिससे जो टीचर्स है, सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं, जिनका ज्यादा काम का लोड नहीं है, तो उनको ज्यादा काम करना नहीं पड़ रहा, तो उनकी कैलोरीज की कंजप्शन कंपैरेटिवली कम होती है। और जो मॉडरेट वर्कर्स होते हैं, जो फिशरमैन हुए, जो हमारे घर में बेट्स लोग काम करती है, सब जो होती है, फार्मर हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इनका काम थोड़ा सा, टीचर्स तो खड़े होकर पढ़ाती है, उनका ज्यादा काम नहीं है। अब हम समझ सकते हैं प्लम्बर का स्क्रू भी खोलना होता है, थोड़ा सा बड़ा काम होता है, तो उनको थोड़ी ज्यादा कैलोरीज चाहिए। और जो लेबर्स होते हैं, जो मकान बनाने में काम आते हैं, या पत्थर तोड़ने के लिए, या इन सब में जितना भारी काम होता है, जिसको भारी काम बोलते हैं, उनकी कैलोरीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वो 24,000 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये लेके ये इन्होंने दिया हुआ एक चार्ट कि किस आदमी को कितनी कैलोरी चाहिए। 1 यूनिट लिया, और 1 यूनिट 4 यूनिट इक्वल्स टू 240 किलो, 2400 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेके अज्यूम करके इन्होंने बताया कि हर इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए। अब एक और चीज होती है, बैलेंस डाइट नहीं हो तो क्या होता है। अगर हमारे पास बैलेंस डाइट तो है, अगर कभी कभी ये होता है कि हम देखते हैं यार प्रोटीन कंपैरेटिवली कम चाहिए, तो हम प्रोटीन कम खाने लगे, तो वो भी बीमारी करता है। कम कैलोरीज, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। कम कैलोरीज खाने से होता है मेरास्मस होता है, और कावासाकर होता है कम प्रोटीन खाने से। और ज्यादा खाने से सबको पता है ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मीन्स अपना शरीर बंद इतना हो जाता है कि हम कुछ कर नहीं पाते, और फिर धीरे धीरे हम ऑक्सीजन, हमको हमारे सेल इतने सफोकेट हो जाती है, उनको ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिल पाती। चैप्टर तो हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई किसी को देखिए, ऐसा ये नोट कर लीजिए, यही वाला 2400 किलो कैलोरी ये यूनिट को कहा गया है, और इस यूनिट के आधार पर ही हम लोगों को पुरुष और लेडीज का अलग अलग बताया गया है। 1 यूनिट पुरुष के लिए और स्त्री के लिए 0.8, और जो मॉडरेट काम कर रहे हैं उनके लिए 1.2 और 0.9। तो ये कभी कभी पूछा जाता है ये वाला कि ये वाला 2200 किलो कैलोरी ये यूनिट है, और उसी के आधार पर जो है हम लोगों का अपना अपना क्या कैसे कैसे हम लोगों को लेना है, ये ध्यान रखना। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपको सब चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी बताया पूर्वा जी ने कि अगर मान लीजिए हम लोग, सबसे अधिक आवश्यकता हमको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है पहले एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने बर्न किया, उससे हमारी एनर्जी बनी, वो एनर्जी बनी, और उस एनर्जी से हम लोगों ने जो भी काम हमको करना है, खेलना कूदना, जो भी काम है, हार्ट का फंक्शन, सारी फंक्शन जो है उसी एनर्जी पे बेस होती है। अब एनर्जी मान लीजिए हो गई, दूसरा काम हुआ कि प्रोटीन माने सेल्फ, प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं, यानी कोई भी आगे सेल डेवलप करेगा, कोई बनेगा, क्योंकि सेल डैमेज होते हैं और सेल बनते हैं, उनके लिए हमको चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। फिर हम लोग को फैट और इनकी आवश्यकता हम लोग को कभी कभी बता दिया जाता है कि घी कम खाना चाहिए, लेकिन आप देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 35% के आसपास लिखा हुआ है। देखिए वसा की सहभागिता संपूर्ण भोजन 35% से अधिक नहीं, मतलब 35% तो होनी चाहिए। तो यानी वो कह रहे हैं कि दोनों चीजें हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं है उनको अधिक ध्यान देना है, क्योंकि जो नॉनवेज हैं उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, और वेजिटेरियन फूड में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा कम होती है, लेकिन लेनी चाहिए किसी न किसी घी भी, क्योंकि इससे सबसे अधिक डैमेज जो नहीं समझ में आता वो ब्रेन को होता है। ब्रेन की जो हमने बताया ना कि वो न्यूरॉन्स, हम लोग न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स में है था, तो न्यूरॉन्स के 2-3 भाग होते हैं। तो जो सेल बॉडी होती है, और एक सामान्य भाषा में बता रहे हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे आप लोग 3rd सेमेस्टर में, जो न्यूरॉन्स की भाषा होती है उसमें ये कि जब एक संवेदना ग्रहण करता है और एक संवेदना भेजता है, तो दूसरा जब लेने के लिए कोई भी मैसेज, मान लीजिए उसने मैसेज दिया कि आप पैर को चलाइए, और ये मैसेज आया,
तो ब्रेन के सेल से जाएगा कहीं मैसेज, तो जो मैसेज जाएगा उस मैसेज के ट्रांसफरेंस के लिए, मतलब एक सेल को दूसरे सेल को ट्रांसफर के लिए उसमें लिपिड्स की और फैट्स की आवश्यकता होती है। तो यानी वो ब्रेन फंक्शनिंग भी प्रभावित होगा। मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि उस पर फैट आपको फैट की ओर सुडौल भी बनाता है, ऐसा मत सोचिए। अगर फैट नहीं होगा और ये जमेगा नहीं और आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में हड्डियां दिखाई पड़े तो आपका शरीर उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यानी शरीर को सौष्ठव देने के लिए, सुंदरता देने के लिए, सौंदर्य देने के लिए भी, प्रोटेक्शन देने के लिए सबकी जरूरत होती है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। और प्लस इमरजेंसी में जब कभी होगा तो पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट जलेगा, फिर उसके बाद फैट जलेगा। अगर मान लीजिए आप खाना 10 दिन न खाएं तो आप क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे, उसका ये होगा कि जो आपके शरीर के फैट है वो धीरे धीरे गल जाएगा। और मान लीजिए ये भी गल गया और अभी आपने खाना नहीं खाया तो फिर आपका प्रोटीन, तब आपको वो जो हड्डियों का ढांचा जो दिखाई पड़ता है वो प्रोटीन के खत्म होने, क्योंकि सेल नष्ट हो रहे हैं ना, सारा सेल का जो टिश्यू मटेरियल है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सबके बैलेंस डाइट का जो हम सब लोग कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट हम लोगों को लेना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के साथ साथ हमको वाटर भी पी लेना चाहिए। वाटर की उपयोगिता हर जगह है। वाटर 3 लीटर, अगर आप चाहे वाटर माने लिक्विड, कोई भी लिक्विड, आप चाय पीते हैं वो भी लिक्विड है, आप जूस पीते हैं वो भी लिक्विड है, आप दूध पीते हैं वो भी लिक्विड है। एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड, किसी तरह का आप मिक्स कोई जूस पीते हैं तो वो सब लिक्विड है। तो लिक्विड के रूप में आपको 3 लीटर के आसपास लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 1.2 से 1.5 लीटर आपका यूरिन होता है, तो वो और ये वाटर ही है जो आपको सब चीजों में, तो फैट और वाटर दोनों मिलकर क्या करते हैं, लीवर को जरूरत होती है तो इन्हीं फैट में घुलनशील बना देता है और उसको घुलनशील बनाने के बाद उसमें एक्शन करता है और फिर अंत में अगर निकालना उसको शरीर के बाहर हो तो वो जल में घुलनशील बनाएगा, अपना एक केमिकल रिएक्शन करेगा और उसको यूरिन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से निकाल देगा। तो किडनी एंड लीवर, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। और एलआई तो है ही है, एलआई है, लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है, लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन को भी सेकंड किडनी हम लोग कहते हैं आयुर्वेद, उसमें चाइनीज वगैरह में, वहाँ यहाँ तो नहीं कहा जाता मॉडर्न साइंस में, लेकिन चाइनीज वगैरह में हम लोग कहते हैं उसको सेकंड किडनी, कि अगर किडनी की फंक्शन ठीक नहीं होती है तो वो एलआई वही काम करने लगती है। एलआई भी वही काम कर रही है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है और किडनी भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो इसलिए मोर और लेस उनकी भूमिका दोनों की बराबर के रूप में है। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब हम लोग इसको शेयर करना बंद करें? Yes, sir. हम लोग कंटिन्यू करें कि रुके? हम लोग शुड वी स्टॉप फॉर 5 मिनट्स और वी शुड कंटिन्यू? बताइए सब लोग। सर कर लीजिए कंटिन्यू। ओके ठीक है, ओके। तो हम लोग कल के, सर बस मुझे बताइए ना कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, मैं वो बुक ले आती मेरी। ये हमारी बुक है अग्निवेश। अग्निवेश क्या? ठीक है, मैं अग्निवेश लेके आती। ये अग्निवेश हम लोग कल पढ़ा रहे थे। तो अग्निवेश में क्या है, बॉडी सिस्टम की बात की गई है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हम लोग सिस्टम और सिस्टम के बॉडी। तो उन सिस्टम्स की बात हो रही है जो हमारे शरीर में 8-10 सिस्टम महत्वपूर्ण सिस्टम है। उनमें सबसे, हम लोगों ने बताया था, कल बात किया था कि सबसे, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है ब्रेन का सिस्टम है। और दूसरा हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम, जो उसी के, क्योंकि ये कंट्रोलर कहे गए हैं, ये नियमित करते हैं सारे फंक्शन को। तो एक दूसरे, और दूसरा हम लोगों ने बाद में बताया था आगे चल के कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वह जनरेशन के लिए, वह आपकी मानवता या जो भी आप जिस स्पेसी में आप हैं उस स्पेसी की रक्षा के लिए वो होता है कि ऐसे हमारी जाति, हमारा जो स्पेसी है वो नष्ट न हो, इसके लिए वो सिस्टम है। तो 3 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सांस लेने का भी वो भी सिस्टम उतना ही है। पाचन तंत्र हमारा एक ऐसा फैक्ट्री है जो रक्त बनाता है। ब्लड एक ऐसा वो है जो हमारा प्रोडक्ट है
जैसे किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो ब्लड हमारा प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, और वो सिस्टम हमारा हृदय वाला, तो हृदय को हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको क्या करता है, पूरे शरीर को सब सेल्स में जाकर के ऊर्जा को पहुंचाता है। ऊर्जा माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो वो अब अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और इसी ऑक्सीजन की मदद से, भोजन की मदद से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, और उसको क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एटीपी के रूप में अणु बनते हैं एनर्जी के, और उसके साथ जल भी बनता है। तो ऑक्सीजन प्लस भोजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, और अणु बनाते हैं किसके, एनर्जी के। और जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं उनको हम लोग कहते हैं एटीपी अणुओं के। और एटीपी अणुओं को नोट कर लीजिए, एटीपी अणुओं को अपने बॉडी की करेंसी कहा जाता है। करेंसी माने वहां वही चलता है, तो ये करेंसी। हम लोग पेशी तंत्र पे पढ़ चुके थे, हम लोग अस्थि तंत्र पे लगभग आए थे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर आकर रुक गए कि भाई हम लोग इसको समझें। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, हम लोग शॉर्ट में सब पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमको बीएचबी में सारे सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे जैसे जैसे हमारा वो होगा, क्योंकि ये बोनी सिस्टम अभी आ जाएगा आपको सेमेस्टर 3 में, ठीक है। तो ये बोन्स जो है 206 हड्डियों से मिलकर बना है, तो ये 206 हड्डियां पूरे शरीर में है। तो और अगर आप हाथों में और पैरों की बात करें तो 64 और 62 ये इतनी हड्डियां होती हैं, और 80 आपकी ब्रेन में, इस वाले सर में, और इस बार चेस्ट वगैरह में होती है क्लेविकल बोन के रूप में। तो ऐसी हड्डियां 80 होती हैं। हाथों के में अंत में फेरेंजेस से लेकर के ये सब 64 होती है, और 62 पैरों में होती है। तो ये कुल मिलाकर 206 हड्डियों का इनकी संरचना है। आयुर्वेद हालांकि इससे अधिक हड्डियों की बात करता है, लेकिन उसमें बहुत चीजें और शामिल हैं। वो मोर देन 300 हड्डियों की बात करता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद में हम लोग बीएचबी पढ़ रहे हैं। ये बीएचबी का सिस्टम है, ये आयुर्वेदिक सिस्टम नहीं है। ये है किताब जरूर, लेकिन ये बीएचबी के हिसाब से, यानी मानव शरीर विज्ञान, यानी आधुनिक विज्ञान के आधार पर बता रहा है। तो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। हड्डियां, ये इनको अस्थि बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके लिए एक आधार पैदा करता है। अगर ये ना हो, अगर हमारी बोनी सिस्टम ना हो, तो हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते। तो ये हमको आधार बनाता है। कैसे, एक ढांचा जैसे होता है कि चलते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, तो उन सब के लिए एक आधार। अच्छा, काम क्या है इनका, नरम मुलायम ऊतकों और अंगों का सहारा। अब अगर जो ये मजबूत होते हैं, तो जहां जिसके पास में है और उसके आसपास अगर कोई टिश्यू बन गया, फॉर्मेशन हो गया, तो जो मुलायम टिश्यू है उनकी रक्षा हो जाती है, उनको सुरक्षा हो जाती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। एक जैसे आपके नॉर्मल क्या है, अगर आप कहीं जा रहे हो और एक मजबूत आदमी कोई हो, तो आपको डर नहीं लगता, आपको लगता है मजबूत आदमी हमारे साथ है। आप विश्वास करिए, वही चीज है जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है। जैसे आप जाते हैं, अकेले जा रहे हैं, तो आपके पास 2 आदमी हैं, तो आप सोचते हैं कि अरे ये हमारी सुरक्षा कर लेंगे। ये विश्वास है, वही विश्वास वहां भी है कि हड्डियां उनको विश्वास है कि रक्षा कर लेंगी, हड्डी टूटेगी नहीं। जबकि हड्डी भी टूट जाती है, लेकिन उनको विश्वास है कि हड्डी टूटेगी नॉर्मली, क्योंकि जल्दी टूटती भी नहीं, ठीक है। और शरीर को अवस्था गतिशील बनाना, मतलब मूवमेंट देने का काम यही करता है। ब्रेन से कोई मसल्स को आता है ऑर्डर, तो मसल्स मिल करके और हड्डियां मिल करके ये मूवमेंट बनाती हैं हर जगह की। तो ये उसके लिए सख्त हड्डियां, जो मतलब बड़ी बोनी जो है सख्त बड़ी मजबूत, वो जोड़ों पर लीवर के समान गति करती है, जैसे पैरों की है, कोहनी की, सब देखिए सब मूवमेंट करता है। तो वो सब लीवर समान गति करती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। हमको उठाना है, हमको ऊपर करना है, लीवरिंग सिस्टम है कि भाई लीवर की तरह कहीं मूवमेंट इधर भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं, दाएं भी कर सकते हैं, उस रूप में लीवर का काम करते हैं, ठीक है। कूल्हे की हड्डी। और अब देखिए, अब दूसरा रोल शुरू हुआ, जो बोन में बोन मैरो बनती है। हम लोग भी वहां आयुर्वेदिक पढ़ा हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो वही है। तो उन्होंने कहा कि कूल्हे की हड्डी जो हमारी पेल्विस बोन कहलाती है, वो, और स्टर्नम जो बिल्कुल सामने होती है, स्टर्नम बोन, वो
और पैरों की जो लंबी हड्डियां फीमर वगैरह है, इन सब में क्या होता है, बोन मैरो बनता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो बनता है। ठीक है, ये बोन मैरो मॉडर्न साइंस का बोन मैरो है, समझ लीजिए, बोन मैरो। और हम लोग चाइनीज में जब पढ़ेंगे तो मैरो पढ़ेंगे, उससे थोड़ा कंफ्यूज मत करिएगा, शब्दों का अलग अलग अर्थ है। ये मानव शरीर विज्ञान यानी आधुनिक विज्ञान की बात है, तो बोन मैरो बनती है। और ये इसी बोन मैरो में आपके जो रक्त के वो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बनते हैं, जो आपने पढ़ा था कि एर्थ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट जो बनते हैं, ये सब यही बनते हैं। तो वो रक्त का निर्माण, तो रक्त का निर्माण न होकर रक्त का सेल्स का निर्माण करते हैं, ये आप समझ लीजिए। रक्त तो निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता था, प्रश्न पूछा जाता है, कोई बताए? हृदय में। नहीं, बोन मैरो में होता है ना, रक्त के सेल का निर्माण तो बोन मैरो में होता है, हाँ, हृदय में तो पंपिंग होती है। हाँ, बनता हमारे सेल्स कहाँ पर है, वेसल्स में, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वही बनता है, सारी चीजें मिलती हैं आकर। जैसे यहाँ सेल मिल गए, सेल अलग, सेल और प्लाज्मा दोनों होता है ना उसमें। हाँ। तो सेल प्लाज्मा जब तक नहीं मिलेगा तब तक रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा। रक्त कण तो बन जाते हैं, बोन मैरो में रक्त कण क्यों बनते हैं? तो कभी प्रश्न कोई पूछा जाता है तो हमारे यहाँ ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज क्लास में, ये कहीं नोट कर लीजिए कि रक्त का निर्माण हमेशा वेसल्स में होता है। और आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मानव शरीर विज्ञान का चैप्टर रक्त वाला, उसमें लिखा हुआ है कि रक्त सब जगह अंश बनेंगे, उसके फैक्टर्स माने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर जगह बनेंगे, सेल कहीं और बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन रक्त का निर्माण केवल अंदर जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होगा, वेसल्स, वही बनते, ठीक, हमेशा के लिए रक्त का निर्माण वही होगा। रक्त माने प्लाज्मा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लस सेल, ठीक। बच्चों की हड्डियां पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि 25 वर्ष तक नॉर्मली ग्रोथ जो है 25 वर्ष में, नॉर्मली ग्रोथ मानी जाती है 18 वर्ष, ठीक। लेकिन हड्डियों का विकास मतलब रीमॉडलिंग जिसको बोलते हैं, उनके बोलते हैं रीमॉडलिंग जो है आपको 25 वर्ष तक होता है, रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स, इसकी अवस्था 25 वर्ष है, नॉर्मली विकास माना जाता है 18 वर्ष तक होता है, ठीक। और ये अस्थियां कई प्रकार आप लोग पढ़ेंगे, जब बहुत सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे तब इसको, कि लंबी, बेलनाकार, चपटी आदि सब पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ शॉर्ट में सारी चीज जानना चाहते हैं सिस्टम को। तो ये सिस्टम है, इसका इंग्लिश में मत, इंग्लिश पढ़िएगा, हिंदी वाला बहुत कठिन है, वो नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ये पहले देख लीजिए केवल, ठीक है, उसको बताते चल रहे हैं, फिर दिखा देंगे दोबारा। ये देखिए, ऊपर एक जो भुजा कंधों से जुड़ा, जो वाला हाथ की कंधों से जुड़ी है, तो ये हड्डी जो होती है ह्यूमरस, बड़ी वाली हड्डी जो पहली जो होती है अपर आर्म, वो ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस होती है। उसके बाद जो है ये वाला कंधों के जोड़ में सामने कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन तो सभी लोग जानते हैं, कॉलर है ना, कॉलर बोन स्पेशली दिखाया जाता है, दिखाने के लिए काम आता है कॉलर बोन, तो कॉलर बोन वो में है। और स्केपुला पीछे होता है, स्केपुला जो जहां पर एसाई मेरिडियन जाती है वो है स्केपुला, त्रिभुजाकार पीछे दर्द होता है नहीं, उसको हिंदी में पखौरा बोलते हैं, लेकिन वही स्केपुला है। उसको कभी कभी आप लोग उसको भी जरूर स्टिमुलेट किया करिए, बड़े वाले उससे, क्योंकि वो बहुत स्टिमुलेशन बहुत आवश्यक है। वहां पर एसआई मेरिडियन जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है चाइनीज के हिसाब से, ठीक। ह्यूमरस का जो निचला हिस्सा है कोहनी के जोड़ से जुड़ा हुआ है, और इस जोड़ से दो रेडियस अल्ना, दो हड्डियां हैं। तो रेडियस किधर तरफ है, अंगूठे की तरफ रेडियस है, रेडियस अंगूठे की तरफ है, तो इसीलिए रेडियल नर्व बोलते हैं ना उसको, जहां पर हम लोग उसको 9 बोलते हैं, LU9, तो रेडियल नर्व वहीं पर तो आते हैं, वहीं पर तो हम डॉक्टर आपके पल्स को देखते हैं, तो वो रेडियल नर्व है, तो वहीं पर आपका रेडियल नर्व जो है, तो वही रेडियस माने अंगूठे की तरफ, अल्ना माने छोटी उंगली की तरफ। अब फिर इन अंगुलियों से 3 हड्डियां भी जुड़ी रहती हैं, ये नीचे के सिरे कलाई की हड्डियों जुड़े रहते हैं, और इनसे अंगुलियों की 3 हड्डियां भी जुड़ी रहती है। एक यहाँ पर ये हड्डी होंगी 3, ये वाली 3, या जितने पोर है आपके हैं उसमें 3 हड्डियां हैं,
ठीक है। और इसको यहाँ पर इस वाले इस एरिया में आपके कार्पल मेटाकार्पल, यहाँ पर कार्पल होंगी और यहाँ पे मेटाकार्पल होंगी। तो मेटाकार्पल में वाईएनएम जो है मेटाकार्पल में, ये मेटाकार्पल एरिया है, ये वाले यहाँ तक मेटाकार्पल है और ये कार्पल एरिया है, दिखाई पड़ रहा है, ये कार्पल एरिया है और ये मेटाकार्पल एरिया है। ठीक, सर कार्पल कार्पल आपने कलाई के पास बताया? हाँ यहाँ पर है, ये है, ये ठीक है सर। कार्पल और मेटाकार्पल और ये आपके फेलेंजेस। ठीक है, जी सर। तो तीन हड्डियां हो गई। जहाँ जोड़ होता है, जोड़ है ना, यहाँ पर कई हड्डियां हैं, छोटी छोटी जोड़ बनी हुई, देखिए ये जोड़ तभी तो बना, वो इसमें आठ हड्डियां हैं जो पूरा जो है बनी हुई है, और फिर यहाँ से ये 5 इधर निकली हुई है और ये 3, ये छोटी छोटी 3 है इसमें। ठीक है, तो ये हड्डियां, चलो आप जानिए। फिर मेरुदंड में गर्दन की सबसे लंबी कोई क्या गलत है क्या? कोई गलत तो नहीं है? मेमोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा हुआ है, इसमें पढ़ा नहीं तो पढ़ रहा हूँ इसको, तो मुझे लग रहा है वही मेटाकार्पल, यही जो हम लोग करते हैं, ये मेटाकार्पल में हम वाईएनएम हम लोग कर रहे हैं। जो यहाँ मेटाकार्पल कहलाएगा, पैर में मेटाटार्सल कहलाएगा। ये कार्पल है सी से, अब वो टार्सल। ठीक है, तो मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। फेलेंजेस 3 होती है ना, 3 पोर है, 3 हड्डियां तो हैं, ये हड्डियां तो हैं, ये हड्डियां हैं, जितने जहां मुड़ जाती है वो सब हड्डियां हैं। उसी तरह वहां पैर में टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, तो ये अच्छा, मेरुदंड में जी कोई खुला हुआ किसी जी सर, जी सर, सर हाँ, एक बार और इसको बोल दीजिए सर, लिख लेते हैं। क्या चीज? ये कार्पल और मेटाकार्पल के बारे में। हाँ, रेडियस, ये रेडियस, ये अल्ना। ठीक है, ये वाली अल्ना, ये रेडियस, ये वाली हड्डी अल्ना, रेडियस, और रेडियस, ये वाली रेडियस अंगूठे की तरफ, और ये अल्ना। इसके बाद कार्पल हड्डियां, ये जो जहां जोड़ बना हुआ है, ये कार्पल हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है, और ये कार्पल हड्डियां 8 संख्या में होती हैं, और मेटाकार्पल 5 होंगी, और उसके बाद फिर ये 3 हड्डियां छोटी छोटी उसमें होंगी, फेलेंजेस कहलाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद पैर में टार्सल होंगे, पैर की बात करेंगे तो मेरुदंड में गर्दन की सबसे कशेरुका माने वर्टिब्री, तो वर्टिब्री खोपड़ी, ये खोपड़ी है, इससे जुड़ी हुई है। खोपड़ी में कपाल है, कपाल माने जो क्रैनियल कैविटी जिसको बोलते हैं। 2 गड्ढे गहरे हैं आपको, ऑर्बिट, आई ऑर्बिट मसाज, ये ऑर्बिट है सामने। ठीक है, और नीचे नाक की हड्डी होती है, उसके नीचे ऊपरी जबड़ा नहीं, ये नीचे मैंडिबल नीचे वाला है, जो नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल कहलाता है, ऊपर वाला मैक्सिला कहलाता है, ये वाला एरिया। तो मैंडिबल नीचे जबड़ा होता है, ऊपरी नहीं, नीचे वाला है। और इसके नीचे जबड़ा कान के पास की टेम्पोरल, ये टेम्पोरल यहाँ पर हड्डी होती है, उसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ऊपरी जबड़ों में 16 दांत, हड्डी अंदर देखे 32 दांत होते हैं ना, तो वो हड्डियों के बने खांचे में लगे होते हैं। अब नीचे आ गए, धड़ की पसलियां जो होंगी, तो ये इधर आपके 7 जोड़े स्टर्नम से, स्टर्नम माने बीच वाली हड्डी, बिल्कुल जिस चेस्ट के हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, वो स्टर्नम है, उसी सुरक्षा में रखे हुए हैं। और इसी से जुड़े हुए पसली होती है, रिब्स जिसको बोलते हैं। ये रिब्स पूरा केज बना देती है, ऐसे केज बन जाता है। ठीक है, तो वो जो है 7 जोड़े स्टर्नम से जुड़े होते हैं, और पीछे की ओर पसलियां, अब पीछे जाएंगी तो पीछे जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल, उसी से स्पाइन से जुड़ जाती है यूं करके, तो आपको पूरे आधार दे देती है। ऐसे जुड़ा रहता है पूरा शरीर अंदर से, यूं पूरा जुड़ा हुआ है, पीछे आगे का सब जुड़ा हुआ है ना। इसी को अस्थिपंजर बोल सकते हैं, कि भाई ऐसा पिंजरा है जिसमें पीछे भी जुड़ा हुआ है उनसे, तो सुरक्षा दिया हुआ, पूरे शरीर को रोके हुए है अंदर। नीचे की दोनों पसलियों के नीचे की, अब इसमें कुछ फ्री होती है, वो जुड़ती नहीं है, मतलब अटैच नहीं होती है स्टर्नम से, बल्कि वो फ्री होती है, उनको फ्री कहते हैं। तो वो संख्या आपको इसमें बीएचबी के चैप्टर शायद 11 में मिलेगा, 11 में शायद मिलेगा। ठीक है, वहां पढ़ लीजिएगा आप लोग, किताब तो है मानव शरीर विज्ञान। अब पेल्विस
पेल्विस की अस्थियां दो समान भागों, दो तरह की हड्डियां होती जुड़ी रहती है, ठीक है। पीछे की ओर ये क्रम से जुड़ी होती हैं। इसके दोनों तरफ कूल्हे की जोड़, जांग की लंबी बेलनाकार हड्डी फीमर होती है, जो आपकी ऊपर से जांग वाली जो हड्डी घुटने तक जाती है फीमर कहलाती है। ये सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। इसका निचला सिरा, अभी निचले सिरे में दो घुटने के जोड़ के बाद दो आ जाती है बोन्स, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया बड़ी वाली जो सामने दिखाई पड़ती, बड़ी वाली मोटी, वो टिबिया है, और जो पतली होती है वो फिबुला है। फिर इसके नीचे पैर के पंजे की हड्डियां कैल्केनियम और टेलेस से मिलकर एंकल जॉइंट के पंजे के जोड़ का निर्माण करती है, और इसी के पंजे में 7 टॉर्सल हड्डियां अस्थियां हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्पल है, वहां टार्सल है ना। फिर 5 मेटाटार्सल है, और वो ये 5 मेटाटार्सल है, और तो टार्सल और मेटाटार्सल, और उसके बाद फिर आपको फेलेंजेस, ठीक है। फेलेंजेस वाली 3 हड्डी है, इनमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, अंगूठे में 2 हैं, तो 14 हो गई। 1 2 3 4 12 और 2 14 हड्डियां हो गई, ठीक। तो ये इस तरह उन्होंने हड्डियों का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया है। अब फिर अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये इसलिए कि ये अपने जीव अपने जैसे समान को उत्पन्न करता है, और वो डीएनए और आरएनए उसमें होते हैं, वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं से गुण आपके ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं में ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं में क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं, तो उन सब में अलग अलग है। अब देखिए, इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्रोमोसोम्स कहलाता है। वो क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, 46, और उस 46 में 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम माने वो सब के लिए समान होते हैं, उसमें सब आंख बनेगा, नाक बनेगा, सारी चीज बनेगी। केवल 2 होते हैं, 2 तय करते हैं, जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो एक्स, या तो एक्स होगा या XY होगा, ठीक है। अब इसमें जो है 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका बाहरी जो है अंग है, और एक अंदर का अंग है। तो बाहरी अंग मेल में जो है टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में 4-5 मिलाकर के उसमें होते हैं। तो ये उसी का बताया गया है। लेडीज में उसके अलावा बाहरी वाले में एक और भी है, उसमें जो है ये स्तन भी उसमें रखे होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट भी उसका पार्ट है। ये उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। ये मेन आपको मिलेगा BHB के चैप्टर 9 में शायद मिलेगा। अब जो है ये आंतरिक जननांग में जो है यहाँ इसमें यूट्रस, इसके नाम इंग्लिश में नाम तो समझिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो नहीं। ये यूट्रस और ये ओवरीज और ये फेलोपियन ट्यूब, ये सब अंदर पेल्विस में होते हैं। और मेल में होते हैं एपिडिडाइमस, वेसिकल, और ये सब स्क्रोटम नहीं, टेस्टीज, 2 टेस्टीज हो गए, 2 उसमें इंग्लिश में नाम जो है, और यूरेटर, और ये हो गया, कौन सा नाम हुआ इसका, वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये नाम इंग्लिश के नाम वो है। तो उसमें तो जो मेन है जो तय करता है वो वहां पर ओवरी और यूट्रस, और यहाँ मेल में टेस्टिस, ये तय करते हैं। टेस्टिस, तो बाहरी में टेस्टिस और पेनिस होता है, और वहां जो है आपको बाहरी तो अंग में होता है, लेकिन जो तय करते हैं कि आपका जेनेटिकल क्या वो है, वो ओवरीज और यूट्रस, और यहाँ जो है टेस्टिस तय करते हैं। वही उन्हीं के माध्यम से उधर स्पर्म का काम होता है, उधर ओवम का निर्माण होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो वो एक भ्रूण की रचना होती है, उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो आधे क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, मतलब 23 पेयर, तो 23 गुना 46 टोटल होते हैं। तो और जब मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और इनमें से 2 पेयर जो होते हैं X और X, वही डिसाइड करते हैं। X और Y दोनों अलग अलग बताते हैं कि X माना जाता है कि लेडीज में X और X दोनों होंगे, और
पुरुष में X और Y होंगे, Y क्रोमोसोम X से छोटा होता है। अगर मेल का X और फीमेल के X से मिलता है तो लड़की होती है, और अगर फीमेल का X और मेल के Y से मिलता है तो लड़का होता है। ये उसका अर्थ है, ठीक है। तो XY क्रोमोसोम होगा। फिर एंडोक्राइनल सिस्टम। एंडोक्राइनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका। देखिए सारी वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस, ऊपर से शुरू करिए, पीनियल, पिट्यूटरी, फिर आपका थायराइड, पैराथायराइड, फिर एड्रिनल, फिर यहाँ पे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के बाद ये ओवरी, और ये टेस्टिकल्स। तो अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम को आप लोग समझिए कि क्या होता है। देखिए कोई भी चीज जब सीक्रेशन आपका होगा तो एंजाइम होंगे, हार्मोन्स होंगे। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों मोर और लेस एक ही तरह के हैं, कोई भी लिक्विड है, केमिकल है। अब एंजाइम्स में कुछ क्रिया को बढ़ाते हैं, वो खर्च नहीं होते। लेकिन हार्मोन क्या काम करते हैं? हार्मोन कुछ काम करते नहीं है, वो भी क्रिया को बढ़ाते हैं, क्रिया को कोई तेज, किसी एक्शन को तेज कर देते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम में जो हार्मोन सिस्टम कहलाता है, वो कहलाता कि वो एंडोक्राइन माने हुआ जिसमें कोई कहीं किसी भाग से, किसी भी ग्लैंड से कोई सीक्रेशन निकले और वो सीधे रक्त में चला जाए। यानी बेस जो होगा वो केवल सेल है, सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर वाटर लिक्विड है। अब और उसमें सेल वाहिनियां, वो ये ट्यूब्स हैं, उसके रक्त की नलिकाएं हैं। तो अगर उन नलिकाओं में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें अंदर बाहर मूवमेंट होता रहता है, तो अगर वो कोई आए और सीधे रक्त माने लिक्विड जो बाहर उसमें आ जाए और फिर रक्त में चला जाए, इसको बेसिकली बेस की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर कोई बेस माने चाहे वो बेस प्लेटफॉर्म टाइप का हो, चाहे वो ट्यूबल फॉर्म में हो, मतलब ट्यूब के रूप में हो, कोई भी नलिकाओं के रूप में हो, अगर ऐसे में मूवमेंट नहीं हो रहा है और सीधे रक्त में जा रहा है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर एक्सोक्राइन सिस्टम है तो किसी नली के माध्यम से या किसी सतह के माध्यम से पहले जाएगा और तब वो कहीं ट्रांसफर होगा। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का ये अर्थ है कि एंडोक्राइन माने किसी आधार की आवश्यकता नहीं है और सीधे रक्त प्रवाह से उसका संबंध है, यानी फंक्शन बहुत तेज है। एक्सोक्राइन माने वो किसी ट्यूब के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं जाएगा और तब उसको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उसको बेस की आवश्यकता है, किसी आधार की आवश्यकता हो। तो ये इसमें केवल देखिए पैंक्रियाज ऐसा है जो दोनों है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। क्यों? उसमें दोनों सीक्रेशन है। एक सीक्रेशन है क्या, हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि उसमें जिससे शुगर हो जाती है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा कि वो हार्मोन है। तो उस हार्मोन की वजह से ये हो जाता है, तो वो हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम का है। लेकिन एक्सोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि पैंक्रियाटिक जूस भी जाता है, तो जो पैंक्रियाटिक जूस जाता है वो किसी डक्ट के माध्यम से चला जाता है, तो इसलिए पैंक्रियाज है। उसी तरह ये टेस्टिकल्स वगैरह भी हैं, ये भी दोनों काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ये भी क्या करते हैं, खुद हार्मोन निकालते भी है, टेस्टोस्टेरोन निकालते भी है, और इसके अलावा भी ये सीक्रेशन करते हैं। तो इसलिए इनको भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में माना गया। ये सब उसमें चैप्टर में है, लेकिन ये हम लोग का सीधे बस ये समझ लीजिए कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का अंतर समझ लीजिए बस केवल, कि एंडोक्राइन माने सीधे रक्त प्रवाह में मिलना है तो एंडोक्राइन सिस्टम है, और अगर वो किसी माध्यम से मिल रहा है, किसी ट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, किसी सतह के माध्यम से मिल रहा है जाकर के कहीं पर, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड ये होती है मस्तिष्क के निचले अग्रभाग में, बिल्कुल जहां पर बिंदी है उससे जस्ट पीछे आप जाएंगे तो ब्रेन के पार्ट में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और इसमें 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है पोस्टेरियर माने पीछे का, और एंटीरियर माने ANTERIOR, एंटीरियर। एंटीरियर माने हमेशा आगे समझिए,
और पोस्टीरियर माने हमेशा पीछे समझिए। तो पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं और एंटीरियर से 7 निकलते हैं। टीएसएच, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब टीएसएच कभी टेस्ट आप कराएंगे तो टीएसएच का अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगा तो थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रीटमेंट करना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि वही तो थायराइड टीएसएच को निकालता है। तो टीएसएच की जिम्मेदारी थायराइड की न होकर के बल्कि पिट्यूटरी की है। ठीक है, ये थायराइड के सभी कार्यों जैसे आयोडीन को थायराइड हार्मोन में बदलने, रक्त में उसके प्रवाह ताप को नियंत्रित, वही T3 T4 वगैरह के लिए कहता है कि आप इतना करिए, टीएसएच निकालता है और फिर T3 T4 इसी के माध्यम से अपना मतलब थायराइड काम करता है, ये उसका अर्थ है। फिर ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड हम लोगोने पढ़ाया था कैप में, मैडम ने पढ़ाया था कि कैप में होता है, कहाँ पर, रीनल कैप के रूप में उसको, वो एड्रिनल ग्रंथियां हैं, वहां पर विकास और निकलने वाले हार्मोन, यहाँ पर स्टेरॉइड निकलते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं वो। तो ये हमारे शरीर में स्टेरॉइड ऑलरेडी मौजूद है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का अगर बैलेंस है तो आपके अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए ये क्या होता है, पेशी ग्लाइकोजन की वृद्धि, वसा का संगठन जैसे कई मेटाबॉलिक क्रियाओं पर इसका प्रभाव होता है। तो और इन सब से आगे पढ़ेंगे आप लोग उसमें ग्रोथ हार्मोन बताया कि क्या होता है, ये शरीर में विकास के लिए आवश्यक होता है और इसी की वजह से ही जब बच्चों की लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है इसी वजह से बढ़ती है। अगर कम हुआ तो कद नाटा हो जाएगा और अगर अधिक हो गया तो खली बन जाएगी। ग्रेट खली की जब समझ है ना, ग्रेट खली, लंबा चौड़ा शरीर जो है, तो वो उनकी वजह से। तो फिर फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये दोनों के लिए है, ऐसा मत सोचिए कि लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। ये क्या होता है, वहां तो ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स का नाम इसलिए आया कि फॉलिकल्स, कभी देखिए कभी ओवम जो है, हम लोग कहते जरूर है ओवम बनता नहीं है, बनता तो फॉलिकल ही है, और फॉलिकल जन्म से बनता है। फीमेल के मामले में जन्म के अंदर में ही, भ्रूणावस्था में ही फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और लगभग 1,50,000 बन चुके होते, 1,50,000 से अधिक बन चुके होते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं। और जन्म के पहले 60,000 फॉलिकल्स ऑलरेडी होते हैं ओवरी में। ठीक, इसके बाद फिर फॉलिकल्स बनने के लिए FSH, ये उसका नाम ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल्स को डेवलप करता है। फिर ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में वहां से ट्रांसफर होता है ओवी से, वो ओवा नहीं ट्रांसफर होता, ओवा तो लास्ट में बहुत बनता है, जब आप फर्टिलाइजेशन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब बनता है। ये सब ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाते हैं। ये फॉलिकल्स माने छोटे छोटे, समझ लीजिए कि कई चीजें हैं जो अंत में ग्राफिन फॉलिकल, मतलब उसके आप शेप है, लेकिन इट इज नॉट सेड टू बी ओवा। हम लोग नॉर्मली कॉमन पार्लेंस में ओवा बोलते हैं, बट ओवा नहीं निकलता। ठीक है, और जो यही FSH जो है हम लोग के मेल में स्पर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण। फिर LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वहां कार्पस लुटियम, जब कभी फॉलिकल्स का निर्माण हुआ और एक फॉलिकल्स डेवलप हुआ, वहां पर जो फंक्शन होंगे हार्मोनल फंक्शन होंगे, और हार्मोनल फंक्शन से कई फॉलिकल्स है, उसमें एक फॉलिकल को डेवलप हो गया, जो फॉलिकल डेवलप हुआ वो ग्राफिन फॉलिकल्स को मान लीजिए डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद वो निकल गया, तो शेष बचे हुए हैं, क्योंकि निकलता एक ही फॉलिकल निकलेगा ना, तो और फॉलिकल्स क्या होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद वो कार्पस लुटियम का निर्माण करते हैं, जो जिससे वो देते हैं न्यूट्रिशन, किसको, न्यूट्रिशन में ये आगे न्यूट्रिशन में सहयोग देता है पूरे इसमें, और जो है लेडीज के अगर मदर बन रही होगी उसके लिए विकास में सहायता करता है। उसी तरह मेल में भी क्या होता है, यही हार्मोन क्या करेगा, ये टेस्टिस में प्रभाव डालेगा और टेस्टोस्टेरोन का श्रवण कराएगा। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले खंड, ये पिछला खंड माने पोस्टीरियर से 2 बहुत हार्मोन निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन, ये बहुत महत्वपूर्ण जो माना जाता है,
और ये जो है सेक्स के समय भी बहुत आवश्यकता इसकी होती है, और शायद इसकी आवश्यकता बाद में बर्थ में भी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा कहा कि जो मिल्क ग्लैंड होती है वो भी ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में ही उनका प्रभाव होता है। दो इसके फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है इसका। दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन आपने पढ़ा है, ये जो है आपको किडनी में बहुत इसका आवश्यकता होती है। किडनी में जब कभी आपको कम पानी को सोखना होता है तो इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। ये क्या करता है, पानी और सोडियम के अवशोषण की मात्रा इसमें बढ़ा देता है। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का ये यूज है। अगर पानी का अवशोषण एडीएच कम निकला तो क्या होता है, पानी का किडनी क्या करती है, किडनी ने निकाला जो ऊपर के सेल्स वगैरह अच्छी चीजें हैं वो रह गई, है ना। चाय का उल्टा होता है, वहां यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ चाय छानते हैं, चाय हमारे यहाँ जो चाय की पत्ती है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, और चाय जो हम लोग लिक्विड लेते हैं वो हमारे शुद्ध है। नहीं, ऐसा ही होता है ना। चाय जब छनती है तो जो चाय जो हम पीते हैं वो हमारे नीचे निकलती है ना, वो हमारे शुद्ध होती है, जबकि ऊपर जो पत्ती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ जो छन्नी ऐसी है कि जो उसमें अच्छे पदार्थ हैं, जो ब्लड के अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट से तो ऊपर रह जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं सर्कुलेशन में। जो नीचे वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी बाहर निकाल देती है ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से चला जाए। अब मान लीजिए निकला, पानी भी निकलता है, उसमें पानी भी है, पानी क्योंकि पोरस जो छेद होते हैं वो पानी उस पर निकल जाएगा, पानी भी निकलेगा। अब मान लीजिए आपको शरीर ने ये बताया कि पानी आपने कम पिया है, तो किडनी क्या करेगी, मैसेज आया कि पानी कम है शरीर में, तो जैसे पानी कम होने की मात्रा मालूम हुई तो किडनी क्या करती है, जो ये नीचे उसकी नलिकाएं होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजी एपरेटस। 2-3 एपरेटस नाम जान लीजिए आप लोग। जेजी एपरेटस बहुत बड़ा एपरेटस है। इसी तरह एक वेस्टिबुलर एपरेटस है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस कान के पास होता है, कान में होता है, और ये जेजी एपरेटस है किडनी में होता है, और एक एपरेटस कहीं और होता है। 2-3 एपरेटस है, सबके नाम दिए। तो जेजी एपरेटस ये क्या करता है, इसी में नीचे जो नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं की मात्रा, वो जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसी में कोई डिस्टल बोल देते हैं, किसी को प्रॉक्सिमल बोल देते हैं, वो इजीली बोल देते हैं कि वो एक्चुअली वो दूर और पास के हिसाब से वो क्या, उनका रोल क्या है। उनका रोल यही है कि पानी, अगर मान लीजिए मैसेज आया कि पानी कम है तो पानी का अवशोषण कर लेंगे। उनको मालूम है कि सोडियम जो है कम है शरीर में, तो सोडियम का अवशोषण कर लेंगी, तो दोबारा यूज कर लेती, मतलब दोबारा। इसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, शोषण नहीं बोलते इसको। क्योंकि किडनी का काम तो निकालना था, किडनी तो निकाल चुकी, किडनी ने कहा भाई जाओ, हमारा काम, तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। लेकिन किडनी को इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, पानी कम है, सोडियम कम है, तो उसने क्या किया, तुरंत ही यहीं पर जो नलिकाएं इनमें रीअब्जॉर्ब कर लिया और फिर आ गया और शरीर में फिर चला गया। उसी तरह देखिए ये काम उधर तरह क्या करता है, एलआई करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वहां पानी एसआई ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने पानी सब निकाल दिया, कहा भाई जाओ, हमें जरूरत नहीं, पानी और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया। वहां पहुंचा एलआई में, तो उसने कहा नहीं, पानी तो कम है हमारे शरीर में, तो उसने पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो वही काम है, वही काम यहाँ भी है। अब इसमें एक बीमारी हो जाती है, नोट कर लीजिएगा उसको। अगर पानी का अवशोषण मान लीजिए, और ये किसके प्रभाव में, पानी का रीअब्सॉर्प्शन किसके प्रभाव में होता है, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन आवश्यक है किसके लिए, पानी के और सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन के लिए। अगर मान लीजिए कभी इसका मात्रा कम निकली तो यूरिनेशन अधिक होगा, क्योंकि पानी अधिक निकला तो यूरिनेशन अधिक होगा। लेकिन वो डायबिटीज नहीं कहलाएगी। सुन लीजिए, डायबिटीज 2 तरह की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस कहलाती है, एक डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग बीमारते हैं शुगर बीमारी, उसका नाम पूरा है डायबिटीज मेलिटस, और इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस।
तो ये बीमारी नहीं है, क्योंकि इसको ठीक हो जाता है ये तुरंत अभी होगा, बाद में जहां ठीक हो गया, जहां उसका ये एडीएसइन निकाला तो वो ठीक हो जाता है, यूरिन कम हो जाती है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है, ये तात्कालिक कहीं हो सकती है और वो बीमारी के रूप में है। ये बीमारी छोटी बीमारी है, वो बड़ी बीमारी है, ये तो ठीक हो सकती है तुरंत। थायराइड ग्लैंड गर्दन में होती है, ठीक है, गर्दन के सामने नीचे की ओर होती है, और इसमें यही कहते हैं थ्रोट में। ग्रंथ में आजू बाजू दो हिस्से हैं, और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। और इसमें क्या मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक हम जानते हैं, मेटाबॉलिक माने क्या हुआ कि कोई सेल है उसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद फिर नए सेल से मिला देना और फिर नई चीज का निर्माण करना, यही तो है। मेटाबॉलिज्म में दो शब्द हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म माने तोड़ देना, ब्रेक कर देना, और फिर उसको दूसरे से जोड़ देना एनाबॉलिज्म कहलाता है। और दोनों को मिला दीजिए तो ये मेटाबॉलिज्म। वृद्धि हार्मोन से देखिए, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन से मिलेगी, इसलिए थायराइड ग्रंथ भी बहुत जरूरत होती है ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, सबके लिए। तो वृद्धि हार्मोन से मिलकर थायरॉक्सिन मस्तिष्क के विकास में सहायता होगा। तो ब्रेन जो डेवलप होता है वो थायराइड की वजह से, इसीलिए कभी कभी इसकी कमी हो जाने पर ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सेवन से अंगों की बाढ़ में विकृति आती है, बाढ़ नहीं हो पाती, जब बाढ़ होती है तो सही ठीक से नहीं होती, और अधिक श्रवण से हाइपर थायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है, हाइपर थायराइड। ग्रंथि का आकार बढ़ने से क्या होगा, घेंघा रोग हो जाता है, और बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। इसीलिए सरकार ने आयोडीन मिश्रित टाटा नमक का आविष्कार किया था, ठीक है। उसमें आयोडीन मिक्स कर दिया कि भाई आयोडीन कहीं है तो आयोडीन मिल जाए। तो पहले कहीं नमक नॉर्मल आता था, उसमें नमक में आयोडीन की कमी हो जाती थी, तो उसको टाटा ने इसको ले लिया, तो उन्होंने आयोडीन को मिक्स कर दिया ताकि आयोडीन की कमी न होने पाए, इसलिए इस रोग में कमी तो आई। पैराथायराइड, ये ग्रंथियां थायराइड ग्रंथ के पास लगी होती है, दो दो करके उसी थायराइड ग्रंथ में दोनों तो लगी होती है। मटर के दाने के आकार की चार होती है, मतलब दो इधर, ठीक है, तो चार इस तरह हो गई। इसमें पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है, देखिए नाम, हार्मोन के नाम भी नोट करते जाइएगा। एक कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है उसको, कैल्शियम फास्फोरस कहाँ चाहिए, हड्डियों में चाहिए, उनके वितरण और मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करता है। अगर इस हार्मोन अधिक हो गया तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उनमें छेद हो जाएंगे, और गुर्दे में पथरी बन जाएगी, किडनी में किडनी स्टोन। पैराथार्मोन की कमी से कैल्शियम की कमी, कैल्शियम को वो कर रहा है तो कैल्शियम की कमी होगी, और टिटनेस नामक रोग हो जाएगा, कैल्शियम युक्त दवा से ठीक होता है। मतलब ये कैल्शियम की कमी इससे होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कहाँ रखा था, राइट, आयुर्वेद में राइट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट, 5वां नंबर था। एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्रंथियां एक की संख्या में दोनों गुर्दों पर स्थित होती थी, ये प्रत्येक ग्रंथि दो भाग। अब सब देखिए, हमेशा कॉर्टेक्स समझिए, कॉर्टेक्स माने ऊपर का भाग, कॉर्टेक्स माने ऊपरी भाग बाहर का, और मेडुला माने अंदर का भाग, ठीक है। तो ये हमेशा शब्द आता है कि कॉर्टेक्स कौन है, मेडुला कौन है, तो कॉर्टेक्स माने ऊपर, मेडुला माने नीचे, ठीक है, अंदर। अलग अलग हार्मोन, दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, तो सबका अलग महत्व है। कॉर्टेक्स से जो निकलेगा वो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट और सेक्स हार्मोन दो के लिए नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथियां निकालती है, तो हमको बहुत अधिक लेने की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती है, नहीं पड़नी चाहिए जब तक इमरजेंसी ना हो। तो ये क्या करती है, सोडियम पोटेशियम को शरीर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर ये ना हो तो सोडियम पोटेशियम कम हो जाए तो ब्रेन की फंक्शनिंग में हमको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये उत्कोण पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, ये पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि वो बाहर निकले, और इनमें से कुछ रक्त में शुगर मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म बढ़िया से होता है, ये इसका कारण है। और अधिक मात्रा में स्टेरॉइड अगर हो जाए
तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगर आप बाहर से खिलाड़ी वाला लेते हैं ना, स्टेरॉइड लेते हैं कि हमको 9 सेकंड में ही 100 मीटर दौड़ जाए, या हम 5 फीट की जगह 7 फीट कूद जाए, तो वो जो होता है, क्योंकि अचानक ये आपकी ताकत बढ़ा देता है ना, तो स्टेरॉइड का मतलब ये है कि अचानक ताकत बढ़ाता है, लेकिन इसका नुकसान भी तो होता है, क्योंकि उतना काम लीवर को अधिक करना पड़ता है हम लोग के हिसाब से, ठीक है। रक्तचाप बढ़ा देगा, और लिम्फेटिक ऊतक के क्षतिग्रस्त होने से शरीर के, अगर लिम्फेटिक ऊतक को उन्होंने नष्ट कर दिया तो क्या हो गया, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब सेक्स हार्मोन में क्या निकलता है, पुरुषों में एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रोजन निकलता है, और लेडीज में एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव वही होता है, जैसे जो काम पहले वाला हार्मोन कर रहा था वही वाला ही है, उसी वो भी काम करता है, सबको सुचारू रूप से करना है। इसकी कमी से एडिसन्स डिजीज हो जाती है, और अधिकता से कसिंग सिंड्रोम होता है, ये तो आप मुझे पढ़िएगा। एडिनल अमाडुला माने नीचे वाले, मेडुला से जो निकलता है एडिनिल और नॉर एडिनिल, ये जो है कोई भी चोट दुर्घटना होगी तो ये खतरों से बचाती है। ये वाला जो है आपको क्या करता है, ये आपको संघर्ष करने की क्षमता देता है, खतरों से बचाती है, गिरा हुआ रक्तचाप बढ़ जाता है, ये सब आपको क्रिया को ठीक करने के लिए काम होती है। तो ये इससे जो है फाइट और फ्लाइट का कंसेप्ट यहीं से आया है, कि आपको किसी संघर्ष से डरना है कि बचना है, ये यही तय कराता है, इसलिए इसका बहुत ही रोल है। थाइमस जो है हम लोगों ने पढ़ा था, धायमा कहलाती है, इसको धायमा मानिए, और ये जो है फेफड़ों के मध्य में हृदय के बिल्कुल ऊपर है, और बच्चों में 2 वर्ष तक बढ़ती है, इसके बाद छूटी जाती है। तो 2 वर्ष तक नहीं है, थाइमस ग्लैंड लगभग 14 वर्ष तक बढ़ती है, 14 वर्ष तक ये बढ़ेगी, 14 वर्ष के बच्चों तक का विकास इसमें होगा। और ये जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच जाएंगे, हम लोग कोई भी पुरुष नारी दोनों किशोर अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ये इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी तरह जैसे धायमा का रोल वहीं तक था जब तक कि बच्चा किशोर ना हो जाए, ठीक। तो ये जो है बाद में बिल्कुल छोटी हो जाती है, और ये थाइमस ग्लैंड यहाँ तो उतना नहीं कहा गया है, लेकिन ये भी एंटीबॉडी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है ना, करती है। हम लोग इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और मॉडर्न साइंस में महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि एंटीबॉडी की बात कर रहा है ना, तो एंटीबॉडी माने सुरक्षा के लिए तंत्र, सबसे बड़ा तंत्र वही है। तो यानी सुरक्षा अगर करनी है तो थाइमस ग्लैंड, इसीलिए 14 वर्ष तक के बच्चों को आप देखिए, कोरोना वायरस नहीं हुआ था, जो उनको टीका बहुत बाद में लगाया गया, क्योंकि मालूम था कि उनको जल्दी नहीं होगा, हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं होगा सामान्यतः, क्योंकि थाइमस ग्लैंड उसमें है, उनके पास है, और वो सबसे अधिक स्ट्रांग है, तो इसलिए बिल्कुल रक्षा करें। जैसे अब धाइमा ने, आप पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, वो एक धाइमा का किस्सा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के पिताश्री को बचाया था, पन्ना दाई। जो लोग महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में वहां जानते होंगे, जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते हैं पन्ना दाई कौन थी। सर हम भी जानते हैं, हमने भी सुना हुआ है। उन्होंने अब वो पन्ना दाई अमर सिंह पिता थे महाराणा प्रताप के, तो उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी। उसी समय उसमें छोटे थे तो राजकुमार यही थे, लेकिन उनके चाचा को दे दिया गया था राज सिंहासन, कि भाई वो जब तक ये किशोर होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे 14 साल के 15 साल के, तब इनका राज तिलक हो जाएगा, ये राजा हो जाएंगे। उसको मन में अहंकार आ गया, और उसने सोचा इनको मार दे तो हमारा काम बन जाए। तो मारने के लिए आया, तो पन्ना दाई ने जो है, उसका भी बच्चा था उतना ही बड़ा, और वो तो उसने अपने बच्चे इसको बचा लिया, और बचाने के बाद उसको बाहर भेज दिया, और जो अपना बच्चा था उसको कहा कि यही बच्चा है, उसने उसको काट डाला। और बाद में वही पन्ना दाई वो उसको सुरक्षित लेकर के, और वहाँ कौन सा किला है वहां पर चली गई, वहीं पर इनका अमर सिंह का जन्म हुआ। बहुत बड़ा किला है वो, राजस्थान में है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ। तो वो पन्ना दाई इतिहास में अमर हो गई, है ना, धाय मां वही धाय, ठीक है। ये इसकी संरचना लसिका ग्रंथ के समान होती है।
सर एक पूछना था, ये जो मेडुला आपने बताया अभी एड्रिनल ग्लैंड के पास, हाँ। ये मेडुला और स्पाइन मेडुला वो दोनों एक ही है? नहीं नहीं, मेडुला माने एक, मेडुला एक सामान्य, जैसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ विशेष, और वो, अरे हिंदी में एक शब्द है ना कि सर, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, नहीं तो ये मेडुला कॉर्टेक्स माने ऊपर को बोलेंगे और मेडुला अंदर को बोलेंगे, ये तो बोलेंगे हर कहीं भी किसी ऑर्गन की बात होगी तो इसीलिए। अब बाय द वे शरीर में भी क्या है, ब्रेन में भी क्या है, कॉर्टेक्स ऊपर का हो गया और मेडुला नीचे हो गया, तो है तो सर, वही, लेकिन मेडुला कोई का नाम नहीं है? मेडुला तो उस नाम, वहां नाम नहीं है नहीं वहां। नहीं, वैसे भी हमारे बॉडी में मेडुला किसी ऑर्गन का नाम नहीं है, मतलब पोजीशन हुआ, नीचे वाले को मेडुला, ऊपर वाले को पॉन्स, ऐसा है? नहीं, नाम है, इसमें तो नाम है, मेडुला हम लोग नाम बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, यहाँ कॉमन नाउन है। तो ये दोनों मेडुला जो वर्ड है, दोनों अलग अलग जगह के लिए अलग है। वो मेडुला किसी जो नॉर्मली ऑर्गन में जो बाहर होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, मतलब ऊपरी भाग, अंदर मेडुला बोलते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ मेडुला को शब्द दिया गया है मेडुला, मेडुला ओन्स और मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम के भाग है, ठीक है। तो इस मेडुला को उससे मेडुला से कंफ्यूज मत करिए, मेडुला वो कॉमन नाउन है, मतलब जैसे किसी का नाम मान लीजिए कुछ भी हो और वो वही प्रॉपर नाउन भी हो जाए तो उसी रूप में हो जाए, उसको लीजिए, ठीक है। ये मेडुला डिफरेंट है, जो हमारा मेडुला जो है, जिसको हम लोग स्पाइन की बोल रहे हैं, वो मेडुला एक उसका नाम है, उसको मेडुला आप मेडुला नहीं कह सकते, उसका मेडुला नाम है, जैसे आपका नाम सुधा जी है वैसे उनका मेडुला नाम है, स्पाइन से मेडुला में आता है, और मेडुला के यहाँ पर मेडुला को वो ऊपर के और अंदर के भाग की बात कर रहे हैं कि जो मेडुला से निकलता है, मतलब बीच वाले भाग से जो निकलता है वो ये है, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर थाइमस हो गया, थाइमस के बाद पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड जो है लाल रंग की गुठली के आकार की होती है और मस्तिष्क के तीसरे निलय, ये वर्चुअली सहस्त्रार चक्र जो होता है, यहाँ पर आप देखिए ना, यहीं पर GV20 के आसपास, तो GV20 के आसपास जो है उसी के नीचे जो है वहीं पर होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सामने होगी और ये ऊपर, तो ब्रेन का यूं देखें इंटरसेक्शन चौराहा करिए तो उसी के आसपास जो है ये पीनियल ग्लैंड होती है। और ये जो है इसका काम क्या है, इसका काम इन्होंने कहा ज्ञात है क्योंकि बहुत साइंस नहीं खोज पाई, लेकिन इसका काम ये है कि यह पीनियल ग्लैंड का सीक्रेशन तभी होता है जब अंधकार होता है, और इसीलिए अंधकार में जो साधु संत होते थे अंधकार में ही रहते थे और गुफाओं में जाते थे, वहां ये जैसे हमारी मास्टर ग्लैंड हमने कहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारी भौतिक सुखों की सबसे बड़ी, भौतिक सुखों के लिए सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक। लेकिन पीनियल ग्लैंड पराभौतिक या आध्यात्मिक सुखों के लिए सबसे बड़ी। पीनियल ग्लैंड विकसित होने का मतलब सहस्त्रार चक्र, जो हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं, सहस्त्रार चक्र का विकसित होना, और इस द्वार के खुलने के बाद ही ब्रह्मांड के द्वार आपके लिए खुलते हैं, यानी ब्रह्मांड से जो आपका संपर्क होता है वह पीनियल ग्लैंड के विकसित होने पर। जब पीनियल ग्लैंड विकसित हो जाएगी तो यानी आप जो पहले लोग कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेशन, हम लोग लगता है कि रहस्यमयी बातें हैं, कम्युनिकेशन माने हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी माध्यम से कर रहे हैं ना, कौन सा माध्यम है ये, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कह रहे थे, ठीक। लेकिन क्या ये इसके पहले संभव नहीं था, जैसे आज संभव है। हम तो देख नहीं रहे हैं आपको ना, देख रहे हैं जबकि आपके सामने है नहीं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हो, तो कोई तो माध्यम है। तो ऐसे हमारे, और डेवलप किसने किया, ब्रेन ने, तो ब्रेन भी तो ऐसा माध्यम कर सकता था कि सीधे सुधा पाठक से बात करे, वही से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो पीनियल ग्लैंड हो गया। अब हम लोग का, तो ये पीनियल ग्लैंड का विकास इसमें होता है, और इससे भी एक ग्लैंड वो निकलती सिक्रेशन इसका भी है। एक अभी पूछा था उस दिन मैडम ने पूछा था, शायद कौन सा सिक्रेशन था इसको, पेरिटोनिन पूछा था, नाम था उसका, एक सिक्रेशन है वो, मेलाटोनिन, यस मेलाटोनिन,
मेलेटोनिन इससे निकलता है, ठीक है। यस सर। अब लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आप समझ लीजिए, रक्त हमारा जा रहा है, ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं, चाहे एरिथ्रोसाइट हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट हो, चाहे वो हो, कुछ आकार में एक आध बड़े भी हैं, सब जगह पहुंच नहीं सकते, सब छोटे छोटे जगहों पर नहीं पहुंच सकते। तो जैसे हमारे यहाँ कहा जाए कि भाई कोई छोटा घर हो और उसमें 6 फीट के आदमी को कहा जाए कि भाई चले जाइए, तो दरवाजा छोटा हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे आदमी को भिजवा देते हैं, भाई तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए तो बहुत हो, बड़ा आदमी तो जा ही नहीं पाएगा। और खराब एग्जाम्पल देना हो तो ये कहते जो चोर होते थे पहले, तो जो छोटी जगह होती थी तो वहां पर छोटे लड़कों को भेज देते थे, तो वो जाके अंदर से कुंडी खोद देते थे। कुंडी माने समझ रहे ना, सिटकिनी खोल देते थे, तो वो उनको इतना बड़ा दरवाजा है, अब यहाँ बड़ा आदमी जा नहीं सकता, तो छोटे बच्चों को उसके माध्यम से भेज देते थे और वो जाकर के अंदर दरवाजा खोल देता था बाहर का, और वो चोर घुस जाते थे। ये तरीका था, ठीक। वैसे ही लसिका, जब रक्त जा रहा है तो रक्त कहीं एक तो गिर गया, तो उस जगहों को वेस्ट ना हो, क्योंकि ब्लड बड़ी मुश्किल से हमारा बना हुआ है ना, तो वेस्ट ना हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक जाने का नहीं, लौटने का, भाई गिरने के बाद तो जो हार्ट की ओर जा रहा है, तो हार्ट को जाने के लिए वेन्स होती है, तो वेन्स के साथ साथ एक और पैरेलल सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी कार्डियोवास्कुलर के पैरेलल सिस्टम माना जाता है। तो ये क्या करता है, जो कोई इस तरह का रक्त कोई गिर गया तो वो उसको ले करके, और छोटी देखिए छोटी छोटी रक्त नलियों में छिन कर आया द्रव है जो वापस रक्त दोबारा जा नहीं सकता, तो उसको ये क्या करते हैं, ये इसमें इकट्ठा करके लिम्फेटिक सिस्टम इसको अपने उसमें लिम्फ के माध्यम से वो ले आता है, वापस हृदय में ले आता है। तो ये जाने का नहीं है, यानी हार्ट से कोई जाता नहीं है, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम वेन्स के पैरेलल सिस्टम है। जैसे वेन्स से नीचे जो ऊपर जाता है, वैसे सिस्टम में हार्ट तक जाता है, हार्ट के लिए जाता है, हार्ट से नहीं जाता, ठीक है। तो ये है, तो जहां जहां और उन जगहों पर जहां जहां हमारा रक्त कण नहीं जा सकते, वहां वहां ये जो है जा करके उसको पोषण देता है, ये भी काम करता है। प्लस डिफेंसिव सिस्टम, इसके पास भी वही चीज होती है जो हमारे रक्त में होती है, तो ये डिफेंसिव सिस्टम के लिए भी कहा, जहां कहीं गया और वहां कोई बैठा हुआ दुश्मन, तो उसको उसने मार दिया। तो तीनों काम है इसका, मतलब पोषण देने का काम, रक्त का काम पोषण देने का काम है, रक्त काम मारने का काम भी ये भी मारता है, रक्त काम पोषण देता है। तो डिफेंस भी है और पोषण भी है, और दूसरा आपको कोई वेस्ट ना हो पाए उसके लिए भी ये सिस्टम है, ठीक है। लिम्फ को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए क्या पार्ट है, हाँ वो तो हर जगह, वेन्स में जैसे होता है, वेन्स जब पैरों से ऊपर जाती हैं तो हर उल्टा कपाट होते हैं, ऐसा होते हैं कि वो आपको नीचे तो ऊपर जा सकता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, ऐसे कपाट, ऐसे वाल्व होते हैं जो नीचे से तो ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे नहीं जाए। लेकिन कभी कभी ये कपाट जब खराब हो जाते हैं तो वेरिकोज वेन्स हो जाती है, ऊपर रक्त गया, आप टहल नहीं रहे हैं, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पैरों में क्या होगा, पैरों के मसल्स कमजोर हो जाएंगी, जब मसल्स कमजोर हो जाएगी तो जो नीचे से ऊपर जाने का काम रुक जाएगा, जब नीचे से काम रुक जाएगा तो जो कपाट होंगे वो भी कमजोर हो जाएंगे, वाल्व कमजोर हो जाएंगे, तो रक्त आपका रिस जाएगा, जब रक्त रिस जाएगा अपने से, तो ये बगल बगल में चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, टिश्यूज में इकट्ठा होगा, तो वो नीले नीले धारियों के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि होता वेन्स के, तो वेन्स के रक्त होता है तो वो आपको दिखाई पड़ेगा नील धारियों में, इसको हम लोग वेरिकोज वेन्स बोल देते हैं। ये नुकसानदेह होता है, बाद में स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि टहलना भी चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, पैरों का कम से कम और कुछ ना हो तो करेला और पैर वाला कुछ करना चाहिए, चलाना चाहिए, जो उस तरह के होते हैं पैरों में चलाइए, बड़ा रिंग करिए ताकि उसमें मूवमेंट होता रहे, तो ये इन सब के लिए। वैसे ही लिम्फ भी है, उनमें कपाट होते हैं। अब इसी का अंग भी है, लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड सुरक्षा चौकी की तरह होती है, यहाँ पर हमारे सैनिक बैठे रहते हैं
तो ये जब कभी आवश्यकता होती है तो ये जो है लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, अगर किसी थाने में 100 लोगों की संख्या हो और वहां कोई बड़ी घटना बढ़ जाए तो 100 की जगह वहां 200 आदमी आ जाते हैं, 200 पुलिस आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे लिम्फ नोड्स में जब मालूम होता है इनको कि कहीं अटैक हुआ है तो ये क्या करते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, अपनी पुलिस की संख्या बढ़ा देते हैं, तो वो लिम्फ नोड्स हमारी कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आना किसी इन्फेक्शन के आने का द्योतक है, क्योंकि अगर दुश्मन आया है तभी ये उसको, इन गांठों में श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, लिखा है देखिए, WBC भी होते हैं हमारे पास, मतलब डिफेंस का हमारे पास सिस्टम यहाँ भी होता है, तो इसलिए ये भी मारती हैं। तो जब कभी हमको कोई आवश्यकता होती है कि हमारा दुश्मन को मारना है तो ये अपने लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। जीवाणुओं को छानने का काम करते हैं और रक्त के लिए लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लिम्फोसाइट हम जब होते हैं तो वो लिम्फ नोड्स में या बोन मैरो में इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आवश्यकता होती है, कोई दुश्मन आया तो कोई हमारा जो डिफेंस का एक आदमी घूम रहा था उसने देखा कि भैया एक ऐसा आदमी आया है जिसके पास बहुत बड़ी बंदूक है, ऐसी बंदूक हम लोग देखी नहीं है, या उसके पास ऐसा कोई हथियार है जो हथियार पहले नहीं देखा गया है, तो आप जो है इसका आकार इस तरह है, तो वो जाके सूचना जो देता है इन्हीं में देता है, या तो बोन मैरो में या यहाँ पर। और ये जो बैठे हुए हैं लिम्फोसाइट्स हमारे, ये तुरंत जो है तैयारी करने लगते हैं, ये भाई ट्रेंड होते हैं तो ये ट्रेंड होकर के तुरंत तैयारी करने लगते हैं और उसी तरह का उसको लड़ने की क्षमता का एक हथियार बनाते हैं। और फिर ऐसा ही हथियार माने हमारे सेल, तो एक सेल बनाते हैं और उसको कहते हैं कि जाओ तुम रक्त प्रवाह में जाओ और वहां जा करके तुम प्लाज्मा से मिलो और इम्यूनोग्लोबिन, हम लोगों ने पढ़ा था ना, अल्फा बीटा गामा, तो गामा ग्लोबिन जो पढ़ा था वो हम लोगों ने वो कहा कि गामा ग्लोबिन ले लो, प्लाज्मा ले लो और उनसे बनाओ, अपने सैनिक तुमको आदेश देते हैं, तो वो गया रक्त प्रवाह में प्लाज्मा से उसने लिया, गामा ग्लोबिन से अपनी ताकत वो लिया, आदमी लिया और वो लिया सामान लिया और उनसे बनाया और उसने बना दिया, जो अब बने वो एंटीबॉडीज कहलाए, अब जो बनेंगे वो एंटीबॉडीज कहलाए, और इन एंटीबॉडीज ने जाकर के आपके दुश्मनों को सफाया शुरू कर दिया। तो इसीलिए एंटीबॉडीज के बनने में लगभग 12 से 14 दिन लगते हैं। इसीलिए शुरू में कहा जाता है कि शुरू में लिम्फोसाइट नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो उनको मालूम ही नहीं है कि कौन दुश्मन है। पहले तो लड़ रहे हैं हमारे कौन, स्नोफिल वो न्यूट्रोफिल लड़ रहे हैं, पैदल सेना लड़ रही है। जब पैदल सेना मरने लगी तब उनको सोचना गया कि बड़ा दुश्मन बहादुर आ गया है और बहुत जो है दुश्मन वो है और ताकतवर है, तब ये सक्रिय हुए और तब सारी सूचनाएं जो है आने लगी और 10, 12, 15 दिन लगता है और तब तक ये बच जाते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर दुश्मन। सर इसीलिए कोविड में 15 दिन तक का फेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाए थे, एंटीबॉडीज बन ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए हमेशा देखिए एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक का प्रयोग तुरंत आप करते जरूर, लेकिन कोई बहुत फायदा नहीं है। सक्रिय किसको करना है, वो तो हमारे सक्रिय होना ही है 14 दिन बाद, ये उसको सहयोग देगा, लेकिन कितना सहयोग दे पाएगा, तो अकेला ये भी तो है छोटा। सर लेकिन मेरे जब बच्चे छोटे थे, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाती थी तो एंटीबायोटिक दे देती थी मेरे को, तो वो एंटीबायोटिक खुद नहीं काम करती थी। पहले देखिए, पहले जब कोई आया तो इसीलिए पहले कहा जाता है कि भाई पहले आपको बहुत, जैसे जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पहले 2 दिन कोई टेस्ट नहीं कराते, वो कहते हैं अभी तो आएगा नहीं, अभी तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा वो है, तो इसलिए 2 दिन टेस्ट नहीं कराते। 3-4 दिन जब हो जाते हैं तो कहते हैं पहले दवा लीजिए, ठीक हो गया तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रोफिल तो है, न्यूट्रोफिल लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ा और लड़ने के बाद जब वो मरने लगा तब ना जाके लिम्फोसाइट बढ़ेंगे। तो हम एक्यूट डिजीज में हम लोगों को लिम्फोसाइट बढ़ेगा तो एक्यूट डिजीज, और जब एक्यूट न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो गई तो क्रॉनिक डिजीज शुरू हो गई, यानी दुश्मन ताकतवर है।
फिर ये जाएंगे और ये दो एंटीबॉडी दो तरह का होगा। एक एंटीबॉडी जो थाइमस ग्लैंड से बने हुए थे, जिनकी ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में हुई थी, ट्रेनिंग करने वाला थाइमस ग्लैंड वाला ट्रेंड था, उसने बनाया, वो जाके अंदर सेल वाले को दुश्मन को मारेगा। और जो लीवर से बना हुआ था उसको बी लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं, वो बी लिम्फोसाइट से जिसका निर्माण हुआ एंटीबॉडीज का, वो लिम्फोसाइट जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग करने वाले को याद रखिए, ट्रेनिंग करने वाला कौन था, एक थाइमस ग्लैंड वाला था और एक बी लिम्फोसाइट था। दोनों बी लिम्फोसाइट ने ट्रेनिंग किया, वो बी लिम्फोसाइट वाला एंटीबॉडी हो गया। ये इसने ट्रेनिंग दिया थाइमस वाले ने, तो टी लिम्फोसाइट वाले ने ट्रेनिंग दिया, तो टी हो जाएगा। तो इसका काम भी टी लिम्फोसाइट अंदर कोशिका में जो घुसे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में है, या सेल को कैप्चर करके हम न्यूक्लियस को कैप्चर किया हुआ हो उसको मारेगा। और वो ह्यूमरल माने बाहरी जो है तरल, वहां छुपे हुआ बैठा वेट कर रहा है कि भैया दरवाजा तो कभी खोलोगे, कभी तो दरवाजा बड़ा होगा तो हम उसमें घुस जाएंगे, अभी तो नहीं घुस पा रहे हैं, अभी तो दुश्मन चार बैठे हुए हैं, वो मार देंगे हमको, नहीं वो है। ठीक, प्लीहा तिल्ली लसिका उत्तक की बनी है, गांठ है। तो ये क्या है, रक्त परिसंचरण में काम देती है, बैंगनी लाल रंग की होती है, पेट के बाईं तरफ होता है, देखे है ना प्लीहा, स्क्रीन पर हम देखते हैं ना, बाईं तरफ है, बिल्कुल स्टमक के पास। प्लीहा के भीतर लुगदी तरह पदार्थ है और कोशिकाएं हैं, ये इनको फैगोसाइट्स कहते हैं। फैगोसाइटोसिस माने डिफेंस का एक सिस्टम है। फैगोस माने क्या करती है भाई, उनके हैं तो आप उसको वो मत सोचिए, उनके तो खाने का ही काम है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि देवी जो है भक्षण कर रही थी, पढ़ा है ना, अब नौ दुर्गा में हम लोग पढ़ा है कि जब रक्त बीज आता है तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह खोलो, देवी से कहा मुंह खोलो और तुम जो भी इसका वो हो, इसका रक्त न गिरे, इसको भक्षण कर लो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे ब्रह्मांड में शरीर में भी है। यहाँ फैगोसाइटोसिस होती है, यानी जो बाहर से आया उसको पकड़ लिया और खा गए, भक्षण खा गए, खाने के बाद उसको नष्ट कर दिया। दो तरीके हैं। और उसका भी नोट कर लिया कि इसके पास था क्या, प्रोटीन। भाई सारा प्रोटीन है, सब प्रोटीन का गेम है, वो भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है। वो प्रोटीन एंटीजन प्रोटीन निकालता है, एंटीजन जब आता है तो वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसका एक स्पेसिफिक कोई प्रोटीन होगा। तो मान लीजिए वो एक्स है, अब एक्स को हमारा तो प्रोटीन एंटीबॉडी या हमारा जो फैगोसाइट्स हैं, ये जानते नहीं कि कौन है, उनका आकार देखते हैं कि लंबा चौड़ा है, डिफरेंट टाइप का है। तो वो एक्स जो आपका प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पहचानने की, न पहचान पाने की वजह से उसको मारते हैं। अगर पहचान जाए कि हमारे सेल का ही भाग है, हमारे शरीर का भाग है, तो नहीं मारेगी। तो अपने लोगों को नहीं मारेगी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग है कि जो आदमी इसका होगा ये हमारा आदमी है, जो ऐसा होगा वो हमारा आदमी नहीं है। भाई हम भी तो सेना को कैसे पहचानते हैं कि सेना बैच से पहुंचाते हैं, नाम से पहचानते हैं, सेना पहचानती है ना कि हमारा दुश्मन पाकिस्तानी है। तो वैसे ही हम लोग वो भी पहचानते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहचान लीजिए आप, और पहचानने के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई ये हमारा आदमी नहीं है तो मार दिया उसको, और अपना आदमी। तो कभी कभी देखिए, कभी कभी सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अपने ही सेल को मार देता है, उसको पहचानने की क्षमता खो देता है। कभी कभी आपने देखा हो कोई ओल्ड एज में जाता है जिसको मेमोरी लॉस हो जाती है, तो आप पहुंचे तो उन्होंने कहा कि, और मान लीजिए आपके मौसा है, तो सुधा जी ने कहा कि मौसा जी बोलिए, तो बोले हाँ कौन, तो कहे मैं सुधा। कौन सुधा? जब ये हो जाता है वही चीज वहां भी है, पहचानने की क्षमता खो देता है, वो नहीं पहचान पाता, चाहे उसकी आकृति के आधार पर, चाहे अपनी क्षमता के आधार पर, या किसी बीमार, अपनी बीमार, वो भी बीमार हो सकता है बीमारी की वजह से। तो वो जब पहचान क्षमता खो देता है तो अपने ही सेल को मारने लगता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक। अब प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाएं, हम लोग बोलते हैं आरबीसी। पूर्वा मैडम ने बहुत बढ़िया से बताया था कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं और वो टूटेंगी, तो लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी है,
उसको एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, आरबीसी भी बोलेंगे और एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। आरबीसी इसलिए बोलेंगे कि लाल रंग है क्योंकि हीमोग्लोबिन है, इसलिए लाल रंग बोलते हैं। और एरिथ्रोसाइट किसको बोल देंगे क्योंकि एर्थो में भी शायद लाल होगा और साइट माने सेल। तो लाल का तो भक्षण कोशिकाएं जब टूटने लगती हैं, अपना भी सेल कोई जब डैमेज होता है या ओल्ड एज हो जाता है या बीमार होता है या न मर जाता है, तो इसको भक्षण कोशिकाएं, ये फैगोसाइट्स जो है उसको भक्षण कर लेती हैं और अपने जो प्रोटीन, सारी चीजें जो आपके अंदर प्रोटीन है, जो भी चीजें हैं, उन चीजों का यूज हम लोग दोबारा कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप ही काम करते हैं, कि आप ही फ्रिज में जो है पुराना खाना खाते हैं, वो भी पुराना खाना खा रहे हैं, ठीक है। मतलब सारा जो भी कुछ है, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो शरीर में है मतलब शरीर के अंदर बाहर दोनों जगह, जो आप बाहर करते हो वही करते हो, सब वही कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई आचरण आप नहीं करते हो जो शरीर के अंदर ना हो रहा हो। वहां भी लड़ाई होती है, आप भी लड़ाई करते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, पाकिस्तान से लड़ते हो, है ना, गाली गलौज करते हो, वहां भी गाली गलौज होती है, वो भी तुम्हारी मार पीट रहे हैं। द सेम प्लीहा के रक्त के लिए ताजे लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है। प्लीहा में स्प्लीन, ताजे लिम्फोसाइट्स, ये भी डिफेंस का है ना, तो ये भी लिम्फोसाइट निर्माण करेगी। और विभिन्न संक्रमण, ये सबसे बड़ी हमारी ऐसी ग्लैंड है जो सबसे अधिक जो है डिफेंस की बहुत बड़ी हेड, मतलब जो कहना चाहिए चीफ टाइप की है। मलेरिया, टाइफाइड, इनमें प्लीहा आकार बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अपने सेल्स की संख्या बढ़ा लेना। आकार बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अपने आकार माने जो अपने सेल हैं उनकी संख्या बढ़ा लेना। आकार ऐसे थोड़ा मोटे हो जाना, मोटे हो जाना ताकतवर होना, ये उसका अर्थ है ना। ऐसा समझा तो रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, तो ठीक है। और इसे जो है जब भी, बस केवल इतने हैं, नुकसान क्या है इसका? प्लीहा का नुकसान या प्लाज्मा सिस्टम का नुकसान क्या है? वो अरे लिम्फ सिस्टम का नुकसान क्या है? लिम्फ हर जगह जाता है। तो एक बीमारी ऐसी है जो कैंसर, उसमें लिए नुकसान ये है क्योंकि ये तो पूरे हर जगह घूम रहा है, नॉर्मली घूम रहा है। तो अगर कोई कैंसर का कोई हुआ तो उसको ट्रांसपोर्टेशन मदद दे देता है, ये इसका नुकसान है। इसलिए उसमें इसको ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं, जबकि इनकी उपयोगिता नहीं। ठीक, अब ये हम लोग सब देखिए, जहां हम लोग का उधर ऑर्गन लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बोनी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये एंडोक्राइन सिस्टम, ये 9, और ये लिम्फेटिक सिस्टम। ये इतने सिस्टम हम लोग 10 सिस्टम है और 10 ऑर्गन है। ये हम लोगों का सिस्टम जो है, क्योंकि शॉर्ट में हम लोगों को ये बताना था। ठीक, तो ये एक चीज पूछूं सर, अगर ब्लड कैंसर में हमने स्प्लीन को निकाल दिया तो आरबीसी का कैटाबॉलिज्म कहाँ होएगा? भाई देखिए ऐसा है ना, जब कोई खतरा हुआ तो जो बड़े खतरे से निपट लिए, वहां तो कुछ करना नहीं था उसको। भाई आरबीसी आपके पास कुछ तो है ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा, आरबीसी का निर्माण तो बोन मैरो में हो ही रहा है। भाई आरबीसी बनने काम तो बोन मैरो करती है, ये तो भक्षण, ये तो डेड करती है ना, उसको बनाती नहीं है। काम तो वही बोन मैरो में हो रहा है। तो इसको निकालती इसलिए कि इसकी वजह से कैंसर बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि हर जगह लिम्फ पहुंच जाएगा, जहां रक्त नहीं जाता वहां भी लिम्फ पहुंचा हुआ है, तो इसके माध्यम से ट्रैवल बहुत तेजी से करते हैं। इसलिए इसको जो है वो मन निकाल देते हैं कि मतलब अपना वो के लिए। तो इसमें जो है आप लोगों का इसको शेयरिंग बंद करें।